जो कल बोला था लिखने के लिए का प्रकार नहीं लिखे। हाँ, उसको लिख के जो होमवर्क है उसको कर लिया करिए आप लोग। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी में उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और जो है जैसे में रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी का मतलब होता है कि ऐसी नीतियां जो पुनः व्यवस्था से संबंधित होती है। पुनः व्यवस्था का मतलब होता है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए या परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण बनाई जाती है। जैसे नई आर्थिक नीति, भाई 1990 के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया, तो जब 1990 के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया तो जो हम लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था था, तो आप देखते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पहले चलता था, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में पहले जो है पूंजीवाद भी था और समाजवाद भी था। तो आप देखे होंगे कि समाजवाद की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव था और पूंजीवाद की तरफ कम झुकाव था 1990 से पहले। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1990 के बाद जो परिस्थिति बदला तो हमारा झुकाव जो है वो पूंजीवाद की तरफ ज़्यादा हो गया और समाजवाद की तरफ कम हो गया। और जब पूंजीवाद की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया तो इसी को हम लोग नई आर्थिक नीति का नाम दे दिए, नई आर्थिक नीति। अब नई आर्थिक नीति इसका मतलब ये जो परिस्थिति में परिवर्तन आया, इस परिस्थिति में परिवर्तन के कारण हमने नीति में परिवर्तन कर दिया। इसको बोलते हैं पुनर्वितरक नीतियां। वो आगे पढ़ाऊंगा, वो आगे है, वो तो हाँ वो तो है ही है। पुनः वितरक नीतियां लिखना हो तो लिख लीजिए 2 लाइन, जहां पर लिखे थे 4 प्रकार लिखे थे ना, तो वहीं पर 5वां प्रकार लिख दीजिए। 2 लाइन बोल देता हूँ उसमें क्या। हाँ, नोट्स में था इसलिए मैं नहीं लिखवाया। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि 1990 के पहले जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता था, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सम्मिश्रण था, लेकिन समाजवाद थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन 1990 के बाद जो परिस्थिति में परिवर्तन आया तो हम लोग ने नई आर्थिक नीति को अपना लिया, उदारीकरण की नीति को अपना लिया। ये जो उदारीकरण की नीति आया, या एलपीजी जो आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो जो उदारीकरण की नीति आया वो एक प्रकार से परिस्थिति के कारण आया ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या कल हम लोग कर रहे थे, अच्छा लोकनीति की समस्या एक भी नहीं किया था। अच्छा 2-3 और बता दें। देखिए जो एक लोकनीति की जो समस्या है 3 लिखवा दिया था ना। और देखिए एक ये भी चीज होता है, एक सामान्य जो समस्या है कि सोच और कार्रवाई में तारतम्यता नहीं दिखाई देता है। सोच और कार्रवाई में तारतम्यता का मतलब होता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए कथनी और करनी में अंतर हो जाता है, कि हम लोग जो सोच बनाते हैं, जो कथनी करते हैं, और जो देखा जाए तो जो हम लोग का कार्रवाई है, करनी है, इन दोनों में डिफरेंस दिखाई देता है। अभी भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मंत्रालय विभाग है उसमें एकीकरण की भी समस्या है। मंत्रालय विभाग आपस में भी संघर्ष करते रहते हैं, उसके कारण भी लोक नीति में समस्या आती है। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं, तभी तो बहुत सारे मंत्रालयों का जो है एकीकरण किया गया। जब मोदी साहब आए तो उन्होंने बहुत सारे मंत्रालयों का एकीकरण कर दिया, क्योंकि हमें कहते हैं कि जैसे पंचायती मंत्रालय है और आदिवासी मंत्रालय है। अब मान लीजिए पंचायती मंत्रालय, अब हम लोग क्या पेशा कानून चल रहा है, अब पेशा कानून लागू करना है तो उसको पंचायती व्यवस्था में ही यदि जोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सकता है। एक समस्या लिख दीजिए। नंबर 4, सोच और कार्रवाई में तारतम्यता नहीं दिखाई देता। सोच और कार्रवाई में तारतम्यता नहीं दिखाई देता। सोच और कार्रवाई में तारतम्यता नहीं दिखाई देता। तारतम्यता, कंटिन्यूटी, तारतम्यता नहीं दिखाई देता। साथ ही विभाग मंत्रालय के एकीकरण की भी समस्या है। विभाग मंत्रालय के एकीकरण की भी समस्या है। विभाग मंत्रालय के एकीकरण की भी समस्या है। देखिए नीति निर्माण से पहले व्यवस्थित विश्लेषण भी नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए भाई हमें कहते हैं कि हम लोग सोशल जस्टिस शुरू किए, तो सोशल जस्टिस हम लोग सिलेबस शुरू किए तो इसके पहले हमको विचार विमर्श कर लेना चाहिए कि नोट्स तैयार है कि नहीं, टेस्ट पेपर हमारा हो जाएगा कि नहीं, क्लास में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आएगा, क्लास का टाइमिंग चेंज ना होने पाए। इन सब पहलुओं पर पहले विचार होना चाहिए ना। अब मान लीजिए हम सिलेबस शुरू कर दिए, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि कल आप लोगों का नोट्स मिल जाएगा, फिर बोला 2 दिन बाद मिल जाएगा, 10 दिन बाद मिल जाएगा। अभी क्या करेंगे, कोर्स खत्म हो जाएगा तब मिल जाएगा। अरे भाई पहले नोट्स तैयार कर लिए होते तब कोर्स शुरू किए होते 5 दिन बाद। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलिसी बन गई, फंडिंग पर चर्चा हुआ नहीं, हम लोग वर्ल्ड बैंक के भरोसे और IMF के भरोसे और ADB के भरोसे जो है कार्यक्रम शुरू कर दिए। और मान लीजिए किसी कारण से वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं दिया तो हमारा जो पॉलिसी है वो तो नहीं ना लागू हो पाएगा। एक छोटा सा पॉइंट और लिख दीजिएगा,
नीति निर्माण से पूर्व व्यवस्थित विश्लेषण की समस्या, नीति निर्माण से पूर्व व्यवस्थित विश्लेषण की समस्या। ठीक है, आज का लेक्चर में ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते एग्जाम में, छोटे छोटे पॉइंट बनाना है और उसी छोटे पॉइंट को ही लिखना है, क्योंकि 150 शब्द में प्रश्न आते हैं। अब बहुत ज़्यादा आप कहानी वानी तो लिख सकते नहीं हैं, तो हम लोग को प्रयास करना है कि हर जगह छोटा छोटा पॉइंट रहे, सेट करके कल मैं बताया था, बनाए चार्ट, ऐसे अपना समस्या का चार्ट बनाए, ऐसे अपना ऐसे करके लिख के छोड़ दिए होगे। बात तो वही हुआ ना। अब 150, एक तो समस्या ये भी है ना कि पेपर लेंदी है ना। अब 20 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो है 150 शब्द का है, 10 क्वेश्चन 250 शब्द का है, तो खुद सोचिए 1500 शब्द एक लिखना है, 2500 शब्द एक लिखना है, 4000 शब्द लिखना है 3 घंटे में। अब 4000 शब्द जब 3 घंटे में लिखना है, यस कमिंग, तो 4000 शब्द मान लीजिए 3 घंटे में लिखना है, तो आप खुद सोचिए किसी दिन घर पे बैठकर 3 घंटे में 40 पेज लिख कर देखिएगा कि क्या स्थिति हुआ। तो अब उसका व्यवहारिक उपाय ये होता है कि समझदारी ये है कि देखिए कोई क्वेश्चन छोड़ा ना जाए। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे तो सामान्यतः ये मान के चलिए कि 20 प्रश्न में 15-16 तो आपको सीधे आएगा। 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके लिए विचार करना पड़ता है, क्योंकि वो आप कितना भी पढ़ के जाएंगे 3-4 उल्टा इधर पूछता ही, वो मानेगा नहीं। तो उसका उपाय ये होता है कि हम 1.5 घंटे में, कम से कम मान लीजिए 2.5-2 घंटे में हम आराम से अपना जो 15-16 प्रश्न जो हमें आ रहा है उसको मैं तेजी से निपटा दूं, और उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास 40-50 मिनट में बचा के रखूं, किस प्रश्न के लिए? 4 प्रश्न के लिए, और आराम से 10-10 मिनट, 12-12 मिनट, 13-13 मिनट सोच सोच कर उसको लिखा जाए। लेकिन अब मान लीजिए अब समय बचेगा कैसे? तो समय बचेगा जब हम ग्राफ व्राफ बनाएंगे, इधर उधर करेंगे, तो हम उधर समय बचा लेंगे, तभी तो प्रश्न हो पाएगा। अब जैसे देखिए, अब हम लोग को उसमें टॉपिक था कि नीति निर्माण में सहयोगी संस्थाएं, ये भी प्रश्न आता है। नीति निर्माण में सहयोगी संस्थाएं, ये भी 150 शब्द में आता है। जैसे पिछली बार मैं देख रहा था पेपर, तो उसमें लिखा है कि नीति निर्माण में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका, आईएएस में क्वेश्चन आया था। तो उसमें जो है सबसे पहले एक भूमिका लिख देना है। अब भूमिका के बाद जो है जो संस्थाएं हैं, नीति निर्माण की जो संस्थाएं हैं 2 तरह की होती हैं। एक तो सरकारी संस्था है, सरकारी संस्थाएं, और गैर सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं। और फिर इसका एक मूल्यांकन लिख देना है। और दोनों को अलग अलग करके इसे लिखना है कि कभी गैर सरकारी संस्था पूछेगा तो भूमिका के बाद सीधा इसको लिख दीजिएगा, मूल्यांकन कर दीजिएगा। कभी मान लीजिए दोनों पूछेगा तो दोनों लिख दीजिएगा। कभी यही पूछेगा कि सरकारी संस्थाओं की भूमिका का आकलन करें, फिर सरकारी वाला लिख दीजिएगा। जैसे कल मैं बताया था कि लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी जो है वो सरकारी कार्य है, नीति निर्माण सरकार का कार्य है, निजी संस्थाओं से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो पब्लिक वर्क है वो तो सरकार ही करेगा। तो सरकार ही प्रत्यक्ष रूप से लोक नीति के लिए उत्तरदायी होता है, और सरकार ही इसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार ही निर्माण करता है। लेकिन समस्या ये है कि आज उदारीकरण के दौर में जो है व्यवहार में सरकार के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो तो मुख्य भूमिका निभाते ही हैं। लेकिन उसके साथ जो है चूंकि निजीकरण को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, या मान लीजिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो गैर सरकारी संस्थाएं भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नीति निर्माण में अपना योगदान देती हैं। और फिर चूंकि भारत बहुत ज़्यादा विविधता का देश है, भारत बड़ा देश है, और ऐसी दिशा में देखा जाए तो 1990 के बाद नागरिक समाज का विकास भी भारत में हुआ है। तो जो नागरिक समाज की जो संस्थाएं हैं वह भी नीति निर्माण में जो है वो देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रहती हैं। और फिर जैसे मैं बताया कि आज हम लोग का संबंध दूसरे देशों से भी बना है, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों से भी संबंध बना है। तो कोई भी हम पब्लिक पॉलिसी जब बनाते हैं तो इन संस्थाओं का भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम मौद्रिक नीति बनाते हैं तो IMF का गाइडलाइन है ना। मान लीजिए हम कोई व्यापार नीति बनाते हैं तो WTO का गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है ना। हम कोई मान लीजिए लेबर लॉ बनाते हैं, लेबर के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो जो ILO है उस ILO का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। हम कोई स्वास्थ्य नीति बनाते हैं तो कहीं ना कहीं WHO का जो पॉलिसी है वो भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसका गाइडलाइन चलना चाहिए। जैसे महामारी के लिए हम लोगों ने नीति बनाया तो WHO का जो मानक था, नॉर्म्स था, वो भी तो हम लोगों ने पालन किया। तो WHO कोई हम लोग के यहाँ सरकारी संस्था तो है नहीं, चाहे ILO सरकारी संस्था तो है नहीं, गैर सरकारी संस्था है।
तो आप देख रहे हैं कि नीति निर्माण में सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं की भूमिका होती है। भूमिका लिखिए। लोक नीति का निर्माण सरकार का कार्य है। लोक नीति का निर्माण सरकार का कार्य है। लोक नीति का निर्माण सरकार का कार्य है। सरकार ही प्रत्यक्षतः उत्तरदायी है। सरकार ही प्रत्यक्षतः उत्तरदायी है। लेकिन व्यवहार में सरकार के तीनों अंगों के साथ गैर सरकारी संस्थाएं भी भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वर्तमान वैश्वीकरण में नागरिक समाज का दायरा बढ़ता जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संस्थाओं की भूमिका भी बढ़ी है। ऐसे 4 लाइन भूमिका लिख दी है। बस इसलिए बोला हूं ना कि नोट्स बनाने का पर्पज ये है कि घर पे जाके आप लोग नोट्स नहीं बना पाएंगे। मैं सिर्फ यदि टीचर व्यक्ति होता तो मैं आपको क्या करता, अभी पीपीटी लगाता, यहीं पर खड़ा होकर समझाना शुरू कर देता और समझा के छोड़ देता। अब पीपीटी आपको भेज देता, बोलते घर पे नोट्स बना लीजिएगा। क्या बना पाए हैं? यदि 5 कॉपी बनी होती पीटी वाली तो आज पीटी में कोई फेल नहीं हुआ होता। जो व्यवहारिक बात बता दूं, यदि ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का सबका कॉपी 5 बना लिए होते और उसमें लिख लिए होते सब कायदे से और सबका 2-2 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होते तो पीटी गड़बड़ नहीं हुआ होता। अब मेंस में भी यही चीज़ है। नोट्स बन गया चुपचाप कॉपी में, वही 5 कॉपी बन जाएगा और चुपचाप उसी को पलट के जाएंगे और वहीं सोच समझ के वहीं लिख के आएंगे। पता ले बोरे में भर के किताब लेके जा रहे हैं इलाहाबाद में देने के लिए, कोई मतलब है? एग्जाम के दिन अफरा तफरी मचा रहे हैं कि उधर खोज रहे हैं उधर खोज रहे हैं। समझदार व्यक्ति पहले से सब जुगाड़ करके रखता है। और अभी जैसे नोट्स बना रहा हूं ना, अब इसके बाद क्या करिएगा, एक 50 पेज का कॉपी खरीदिएगा, वो भी सिखा दूंगा। और 50 पेज का कॉपी खरीद के ये जो मैं लिखवाऊंगा, मान लीजिए 200 पेज मैं सोशल जस्टिस लिखवाऊंगा, 300-400 पेज पॉलिटी लिखवाता हूँ, मान लीजिए 100 पेज गवर्नेंस लिखवाता हूँ, 200 पेज आईआर लिखवाता हूँ, तो मान के चलिए 500 पेज तो लिखवाता ही हूँ जीएस सेकंड में। उस 500 पेज को 50-60 पेज में सिनॉप्सिस बनाकर रख देना है। क्यों? क्योंकि सुबह फर्स्ट पेपर होता है, शाम को सेकंड पेपर होता है और उसके एक दिन पहले भी पेपर होता है। गौर करिएगा टाइम टेबल का, तो आपको रिवीजन का समय नहीं मिलेगा। और 50 पेज में सिनॉप्सिस बना के रख देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो 9 से 12 जो पेपर होता है, उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक गैप रहता है। तो हम 1 घंटे में 50 पेज तो पलट लेंगे। या मान लीजिए जो एक दिन पहले हम पेपर दे के शाम को 6 बजे रूम पर आएंगे तो 3 घंटा ही पढ़ सकते हैं। 10 बजे सोना है क्योंकि कल दूसरे दिन पूरे दिन लिखना है। यदि 12, 1 बजे, 2 बजे तक पढ़ दिए ना तो दूसरे दिन वैसे ही फेल हो जाएंगे। व्यवहारिक बात बता दें, क्योंकि हम लोग मेन सोच दे के सब देख लिए हैं, अंदाजा लगा लिए हैं, कोई फायदा नहीं है। 10 बजे खा पी के सो जाया जाता है, जो लिखाएगा कल लिखा जाएगा। तो अब 50 पेज रहेगा तो रिवीजन हो सकता है, क्योंकि रिवीजन पॉइंट का नहीं करेंगे तो एक्यूरेट पॉइंट नहीं याद आएगा वहां पर। तो उसका भी उपाय बना के रखना है। और आप लोग सिनॉप्सिस बनाइएगा, मैं चेक कर दूंगा या मैं कुछ बना के सिखा दूंगा किसी दिन कैसे बनता है। अब जा देखिए, अब सरकारी संस्थाओं की भूमिका है। तो जैसे मैं बताया कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब इसमें लिखना है। अब विधायिका हेडिंग बनाइए, सबके बारे में 2-2 लाइन लिखना है। विधायिका, तो देखिए विधायिका जो है, अभी जैसे मैं बता रहा था कि भाई नीति निर्माण जो किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा योगदान विधायिका का ही तो है, क्योंकि लोकतंत्र में विधायिका ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि विधायिका में ही बैठते हैं। और जो लोक नीति है उसको वैधानिक आयाम कौन प्रदान करता है? विधायिका। तो जब वैधानिक आयाम प्रदान करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि विधायिका का जो है लोक नीति निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है।
हमें कहते हैं सदन के भीतर प्रश्नकाल चलता है, मान लीजिए विधेयक पर चर्चा चलता है, या सपोज करिए समितियों में चर्चा होता है, तो ये सब जो संसदीय प्रक्रिया है, उस संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से जो प्रतिनिधि हैं, जो संसद के लोग हैं, ये लोग नीति निर्माण में योगदान देते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो है हम लोगों ने जिस प्रतिनिधि का, जो लोकतंत्र में जनता का तंत्र, और जनता ने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है उससे ऊपर कोई हो नहीं सकता है, संसद से ऊपर कोई हो नहीं सकता। और दूसरी बात है कि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, भारत में न्यायपालिका भी सर्वोच्च नहीं है, दोनों के मध्य की स्थिति स्वीकार किया गया है। क्योंकि संसदीय व्यवस्था के कारण संसद अपनी सर्वोच्चता का दावा करता है, और संघीय व्यवस्था के कारण न्यायपालिका जो है केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या करने के लिए अपनी सर्वोच्चता का दावा करता है। तो हमारे यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य की स्थिति अपनाई गई है, लेकिन फिर भी विधायिका की भूमिका लोक नीति निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है। 2 लाइन लिख दीजिए। लोक नीति निर्माण में विधायिका की सबसे ज्यादा भूमिका है, विधायिका की सबसे ज्यादा भूमिका है, क्योंकि यह विधायिका की सबसे ज्यादा भूमिका है क्योंकि यह लोक नीति को वैधानिकता प्रदान करती है, लोक नीति को वैधानिकता प्रदान करती है। संसदीय प्रक्रिया डैश प्रश्नकाल समितियां, हाँ प्रश्नकाल। अब देखिए मैं थोड़ा तेज बोलूंगा, उसको भी सकारात्मक लीजिएगा। तेज बोलूंगा तो उससे लेखन की गति बढ़ जाएगा, थोड़ा शुरू में दिक्कत होगा 2-4 दिन, मैं खुद भी मानता हूँ, क्योंकि मैं चाहता तो धीमे धीमे बोलता, मुझे कौन सा तेजी पड़ी है, आराम से बोलता, लेकिन उससे आपका फायदा नहीं होगा। तेज बोलूंगा छूटेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन सब सही हो जाएगा। और संडे को आइएगा, सैटरडे को टेस्ट देने ना, घड़ी मिलाकर, थोड़ा कठोर बोलता हूँ, घड़ी मिलाकर या घड़ी देखकर कि आपने 2 बजे टेस्ट देने आए तो चुपचाप 2 बजे से 3:15 बजे तक लिखे, और जो भी क्वेश्चन लिखाया, जो छूटा जमा करके चले गए। 1 2 3 टेस्ट यही करिएगा। कितना टाइम तक लिखते हैं, वही तो समस्या आ रहा है। उससे हमें समस्या आएगा ना कि आप ये बताइए, मैं 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मैं बोलता हूँ कि भाई 1.25 घंटे आप लिखिए, तो आप 1.25 घंटे की जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेस्ट तक 1.5 घंटा लिख लीजिए। 2 टेस्ट तक तो 1.5 घंटा लिख लीजिए, क्योंकि शुरुआती दौर है तो 1.5 घंटा लिख लीजिए। लेकिन 1.5 घंटे से 1 मिनट भी फालतू मत लिखिए, छूट जाएगा, उसी तरह कापी जमा करके जाइए। 1 टेस्ट 2 टेस्ट करिए, उससे 2 फायदा होगा ना कि जब आप तेजी से लिखेंगे 1.25 घंटे में, तब सही मैं आकलन कर पाऊंगा कि आपको क्या क्या याद आया, क्या क्या नहीं याद आया। आप 3 घंटे में लिख के जाएंगे तो बताइए आप अपने साथ भी तो धोखा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सब उल्टा छूट जाएगा। और आप बोलेंगे सर आप तो हमको जो है 60% नंबर दे रहे थे, वहाँ तो हमको 30% मिला। तो मैं भी सोचूंगा कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि आप भाई जो चीज़ 1.25 घंटे का है उसको 3 घंटे क्यों लिखेंगे। और घर पर भी मैं एक क्वेश्चन रोज बोल दिया करूंगा, एक मॉडल आंसर भी होगा सोशल जस्टिस का, मॉडल आंसर मिला तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन लिखा हूं, मैं क्वेश्चन एक बोल दिया करूंगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि घर पर जाकर 7 मिनट के भीतर 150 शब्द लाकर उसी में चुपचाप जमा कर दिया करिएगा। ये शुरुआती दौर में भी काम करिए, क्योंकि मेंस में कुछ है नहीं। मेंस में मैं बार बार कहता हूं, इतना व्यक्ति जानकर और इतना लिखकर बन उन के चले गए सब, और हम लोग जो है मान लीजिए प्रकांड विद्वान है, इतना जानते हैं, ठीक इतना जानते हैं, लेकिन अब समस्या है कि हम इतना भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है। पीटी में भी सोच लीजिए, पीटी में भी 100 क्वेश्चन में मान लीजिए कितना मेरिट जा रहा है, 40 ही तो गया था जीएस में, तभी तो 100 में 40 नहीं हो पा रहा है, तो 40 करने का जुगाड़ करना है ना हमको। 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट तो इतना मजबूत करिए कि क्वेश्चन गलत ना होने पाए, और उसके बाद थोड़ा बहुत सीसेट ऐसा करिए कि कम से कम क्वालिफाई ना रुक जाए, और जो पढ़ना हो मैथ हो सब पढ़ डालिए। तो मैं बता रहा था कि जो मतलब कि संसदीय समितियां हैं, विधेयकों पर चर्चा, संसदीय समितियां विधेयकों पर चर्चा आदि के द्वारा संसदीय समितियां विधेयकों पर चर्चा
प्रस्ताव आदि के द्वारा प्रतिनिधि नीति निर्माण में योगदान देते हैं। प्रतिनिधि नीति निर्माण में योगदान देते हैं। और दूसरा जी देखिए, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका कैसे योगदान देती है। तो आप देखते हैं कि कार्यपालिका हमारे यहाँ जो है, एक तो स्थायी कार्यपालिका है और एक अस्थायी कार्यपालिका है। तो स्थायी कार्यपालिका तो नौकरशाही हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं प्रशासन। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अस्थायी कार्यपालिका है वो हो गया मंत्रिपरिषद, जिसको हम लोग कहते हैं, मान लीजिए अस्थायी जो है उसको बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, इसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, इसको हम लोग बोलते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका। स्थायी है तो इसको हम लोग प्रशासनिक कार्यपालिका बोल देते हैं। तो आप देखते हैं कि ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है, जो अस्थायी है, ये तो भूमिका निभाता ही है, साथ में हमारे यहाँ जो प्रशासनिक जो कार्यपालिका है वह भी भूमिका निभाता रहता है। क्यों? क्योंकि ये बताइए कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका जो है भाई, जो मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद नीति निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के जो लोग हैं वही शासन का मस्तिष्क है। प्रशासन का मस्तिष्क जो है, शासन का मस्तिष्क, इसको हम लोग शासन कहते हैं। जो मंत्रिपरिषद कार्य करता है उसको हम लोग बोलते हैं शासन, इसको बोलते हैं प्रशासन। ये प्रशासन जो है हमारी बुद्धि है। बिना प्रशासन, बिना आईएएस पीसीएस अधिकारियों के व्यवस्था चल नहीं सकता है। नेताओं की बस की बात नहीं है जो व्यवस्था चला लें। ये लोग नेतागिरी कर सकते हैं, व्यवस्था चलाने का काम तो जो है अधिकारियों के भरोसे रहता है। इसीलिए इतना पढ़वाया जाता है कि कुछ भी छूटने न पाए। मनोविज्ञान से लगाए जो है मैथ, रीजनिंग तक, अंग्रेजी तक सब पढ़वा दीजिए, और इतना इनको रगड़ के पढ़वा दीजिए जिससे हम लोगों को समस्या उत्पन्न न आने पाए। ये लोग अपना काम ठीक ढंग से कर लेंगे तो बाकी हम लोग नेतागिरी करते रहेंगे। ये बताइए, भले जो है मंत्रिपरिषद प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है, लेकिन जो प्रशासनिक कार्यपालिका है, जो मान लीजिए जिले में बैठा हुआ है, यही लोग तो सूचना देते हैं, यही लोग तो जनता के संपर्क में रहते हैं, और यही लोग बाद में जाकर मंत्रालय में बैठते हैं, और यही लोग सरकार को परामर्श भी देते हैं, यही लोग चीज़ों का विश्लेषण भी करते हैं। तो ये जो विश्लेषण से लेकर परामर्श तक, सूचना देने से लगाए, सब काम प्रशासन करता है, और उसके माध्यम से ही तो जो है मंत्रिपरिषद के लोग, मंत्री लोग जो है वह नीति निर्माण में योगदान दे पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है उसमें स्थायी और अस्थायी दोनों कार्यपालिका नीति निर्माण में योगदान देता है। दो लाइन लिख दीजिए। इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कार्यपालिका को शामिल किया जाता है। कार्यपालिका में लिखिए, इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कार्यपालिका को शामिल किया जाता है। दोनों कार्यपालिका को शामिल किया जाता है। मंत्रिपरिषद नीति निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका अदा करता है। मंत्रिपरिषद नीति निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका अदा करता है, जबकि नौकरशाही, मतलब प्रशासनिक कार्यपालिका, जबकि नौकरशाही सूचना देना, परामर्श देना, विश्लेषण करना आदि माध्यमों से भूमिका अदा करता है। सूचना देना, परामर्श देना, विश्लेषण करना आदि माध्यमों से भूमिका अदा करता है। सूचना देना, परामर्श देना, विश्लेषण करना आदि माध्यमों से भूमिका अदा करता है। भाई हम कहते हैं कि मंत्रियों का ध्यान समस्याओं पर अधिकारी ही तो आकर्षित करता है, प्रशासन ही तो मंत्री को सलाह देता है। कहीं न कहीं प्रशासन के लोग ही तो जनता के संपर्क में रहते हैं। भाई हम कहते हैं कि हम ही लोग मंत्री से कितना मिल पाते हैं, कहाँ मंत्री से मिल पाते हैं। ज़्यादा मान लीजिए एसडीएम से मिलेंगे, डीएम से मिलेंगे, या अन्य अधिकारियों से जो जिले स्तर पर बैठे हुए हैं, ब्लॉक स्तर पर बैठे हुए हैं, उनसे मिल पाएंगे। तो मान लीजिए ब्लॉक स्तर का जो अधिकारी है वो जाकर सूचना डीएम साहब को देगा, साहब ऐसी ऐसी समस्या है। अब डीएम साहब जब कमिश्नरी में जाएंगे तो वहाँ सूचना देंगे, या लखनऊ जाकर सूचना देंगे, पटना में सूचना देंगे, और वहाँ से जो है फिर मंत्रियों की बैठक होगी तो फिर उन अधिकारियों को बुलाया जाएगा, जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, डीएम है चाहे कमिश्नर, उनको बुलाया जाएगा, भाई बताइए क्या क्या सूचना है। फिर उसके आधार पर ही तो पॉलिसी बनती है।
ये लोग यदि सही सूचना नहीं देंगे तो फिर पॉलिसी कैसे सही बनेगा। और नंबर 3 न्यायपालिका। अब देखिए, न्यायपालिका सीधे प्रत्यक्ष तो भूमिका अदा करता नहीं, लेकिन ये बताइए कि कोई भी नीति बनती है तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकता है। भाई जो जुडिशियल रिव्यू है वो कर सकता है, तो जुडिशियल रिव्यू करेगा तो चाहे कानून हो चाहे संविधान संशोधन हो, हर चीज का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और फिर दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ PIL चल रहा है, लोक हितवाद चल रहा है, या जुडिशियल जो एक्टिविज्म चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन सब माध्यमों से न्यायपालिका अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका अदा करता है। हमें कहते हैं कि यदि कोई डिसीजन आप पढ़ेंगे, मान लीजिए निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो उस निर्णय में केवल ऐसा नहीं है कि वो निर्णय ही देता है। अब पूरा निर्णय कभी पढ़िए नेट पर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट तमाम चीज़ों को बीच बीच में जो है कोट भी करता रहता है कि हम लोग को इस तरह से कार्य करना चाहिए, हम लोग को जो है देखा जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए, हम लोग को UAPA जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन जो एक्ट है उसमें हम लोग को परिवर्तन करना चाहिए। तो न्यायपालिका भी समय समय पर अप्रत्यक्ष रूप से जो है टोका टिप्पणी करती रहती है। तो न्यायपालिका एक प्रकार से कह सकते हैं कि नीति निर्माण में मार्गदर्शन की भूमिका करती है, कि वो जो है मंत्रियों को या सरकार को मार्गदर्शन देती रहती है कि हम लोग को इधर चलना है। हम कहते हैं कि नई शिक्षा नीति आया, तो नई शिक्षा नीति आया तो सोचिए कि 1993 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मोहिनीगिरी जो वाद आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा भी एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग के राइट टू लाइफ में शामिल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब वो चीज बढ़ते बढ़ते अंततः देखा जाए तो 86वां संशोधन द्वारा 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। अब फिर आप देख रहे हैं कि शिक्षा नीति में बदलकर नई शिक्षा नीति लागू किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर गाइडलाइन देता रहा। जैसे पर्यावरण की नीति है, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं, सपोज करिए कि लोग मकान लेते थे, कोई 10 साल में बना के दे रहा है, कोई 20 साल में बना कर दे रहा था, तो रेगुलेटरी बॉडी के रूप में रेरा बनाया गया ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा कि रेरा बनाइए, जिससे जो है जितने बिल्डर हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, सबका रजिस्ट्रेशन जरूरी है कोई भी प्रोजेक्ट है। तो भाई ऐसे समझिए कि न्यायपालिका ने मान लीजिए कोई चीज असंवैधानिक घोषित कर दी, तो मैं अभी बोला हूं कि हमारे यहाँ विधायिका और न्यायपालिका के मध्य की स्थिति है। विधायिका हम लोग क्या कानून बना सकती है, संशोधन कर सकती है, न्यायपालिका भी बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब न्यायपालिका अपने निर्णय में कुछ लिखती है तो उसको समायोजन करके दोबारा भी कानून बनाया जा सकता है, दोबारा भी संशोधन किया जा सकता है। जैसे NJSC को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि NJSC जो है उसका गठन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपने डिसीजन में लिखा कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा है, इसके स्ट्रक्चर में आप परिवर्तन कर लीजिए। हमें कहते हैं उसमें जैसे मान लीजिए अब सरकार के ही 3 व्यक्ति रहेंगे तो ऐसे समय न्यायपालिका पर दबाव रहेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन देता है तो उसके आधार पर अपनी पॉलिसी में आप चेंज कर लीजिए। तो ये तो हम लोग के यहाँ चलता रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको असंवैधानिक घोषित करेगा और विधायिका कानून बनाएगा, फिर मान लीजिए विधायिका दूसरा कानून बनाएगा। ये तो हमारे संविधान का फॉल्ट है, वो तो चलता ही रहेगा, वो तो रुक नहीं सकता है, वो तो चलेगा क्योंकि संविधान में ही फॉल्ट है ना। भाई ऐसे समझिए, बेसिक फॉल्ट तो हम लोग के संविधान में ही हो गया ना। ऐसे समझिए, आप लोग जैसे पढ़ते हैं, ये बताइए कि संसदीय व्यवस्था है और दूसरी तरफ संघीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था में संसद अपनी सर्वोच्चता का दावा करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगा। और कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगा तो ये बताइए कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर में कंसंट्रेशन ऑफ पावर ही चल सकता है, एकात्मक व्यवस्था चल सकता है। तो संसदीय व्यवस्था के साथ एकात्मक व्यवस्था ही चल सकता है, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम में भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर पाया जाता है और संसदीय व्यवस्था में संसद के पास अधिकार है। तो तभी तो ब्रिटेन में जो है संसदीय व्यवस्था के साथ एकात्मक व्यवस्था अपनाया गया। अब ब्रिटेन में कोई समस्या ज्यादा नहीं होती क्योंकि वहां संसद सर्वोच्च है। वहां पर संसद इतना सर्वोच्च था, डिलोमो ने लिखा अपनी किताब में, डायसी ने लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि संसद इतना सर्वोच्च है कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने को छोड़कर बाकी सब काम कर सकता है, इतना सर्वोच्च है। अब देखते हैं कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा। विभाजन होगा तो समस्या आएगा और समस्या का निदान न्यायपालिका करेगा। और न्यायपालिका कब करेगा? जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो, सर्वोच्च हो। और न्यायपालिका स्वतंत्र सर्वोच्च कब होगा?
जब सेपरेशन ऑफ पावर होगा, और सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो सेपरेशन ऑफ पावर से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? जब नहीं बोलेंगे तो कैसे पढ़ाऊंगा? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ किस व्यवस्था में पाया जाता है? अध्यक्षीय व्यवस्था में, अध्यक्षीय व्यवस्था में पाया जाता है। तो संघीय व्यवस्था के साथ कौन सा व्यवस्था चलेगा? अध्यक्षीय। इसलिए अमेरिका भी सुखी है। और भारत में दोनों को मिला दिए आप, तो संसदीय व्यवस्था मिलाएंगे तो संसद अपनी सर्वोच्चता का दावा करेगा, संघीय व्यवस्था मिला दिए तो न्यायपालिका अपनी सर्वोच्चता का दावा करेगा। एक पोल ये बन गया, दूसरा पोल ये बन गया, इसलिए संघर्ष स्वाभाविक रूप से चलता है। चेक बैलेंस भारत में नहीं पाया जाएगा, अध्यक्षीय प्रणाली पाया जाएगा। चेक बैलेंस भारत में जो दूसरे स्वरूप में पाया जाएगा। कैसे? संविधान में अच्छा आप पढ़े नहीं होंगे ना। सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है, मॉन्टेस्क्यू ने जो स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया था कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अपना काम करें, कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करे। तो भारत में जब संसदीय व्यवस्था है तो विधायिका और कार्यपालिका में तो फ्यूजन ऑफ पावर है, विधायिका और कार्यपालिका में शक्तियों का संलयन है ना। तो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर विधायिका कार्यपालिका में नहीं पाया जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर किस में पाया जाएगा? विधायिका और न्यायपालिका में, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। तो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का स्वरूप जो है अमेरिका से अलग है। इसीलिए अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। और संविधान में कहीं पर भी विधायिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ बताया, तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो दूसरे तरह का है। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये विधायिका बड़ा गोला है, विधायिका से कार्यपालिका बनता है, कार्यपालिका से मंत्रिपरिषद बनता है, मंत्रिपरिषद से मंत्रिमंडल बनता है, इसका मुखिया पीएम होता है। तो हमारे यहाँ तो सब विधायिका कार्यपालिका सब आपस में मिला हुआ है ना। बिना विधायिका के कार्यपालिका बनेगा कैसे? अब कोई मंत्री बन भी जाएगा तो 6 महीने के भीतर तो उसको सस्ता लेना ही पड़ेगा। चेक एंड बैलेंस का मतलब हुआ हमारे यहाँ कि विधायिका न्यायपालिका के मध्य सेपरेशन, और दूसरा चीज हुआ कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सेपरेशन। इस संदर्भ में लिखना पड़ेगा। आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया प्रश्न। और तुम्हें पोलिटी में मान लीजिए जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से लिखवा रहा हूं कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर का स्वरूप, शक्ति पृथक्करण का स्वरूप। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था न्यायपालिका में लिखिए 2 लाइन। न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों की जांच करता है। न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों की जांच करता है, विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों की जांच करता है। ब्रैकेट में न्यायिक पुनरावलोकन, ब्रैकेट में न्यायिक पुनरावलोकन, और साथ ही पीआईएल न्यायिक सक्रियतावाद, साथ ही पीआईएल न्यायिक सक्रियतावाद, पीआईएल न्यायिक सक्रियतावाद के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय को भी बढ़ावा दे रहा है, सामाजिक आर्थिक न्याय को भी बढ़ावा दे रहा है। पीआईएल तथा न्यायिक सक्रियतावाद के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय को भी बढ़ावा दे रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म सामाजिक आर्थिक न्याय को भी बढ़ावा दे रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार को उचित मार्गदर्शन मिलता है, इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार को उचित मार्गदर्शन मिलता है, सरकार को उचित मार्गदर्शन मिलता है, सरकार को उचित मार्गदर्शन मिलता है। जैसे नई शिक्षा नीति, पर्यावरण नीति के संदर्भ में मार्गदर्शन, नई शिक्षा नीति, पर्यावरण नीति। भाई पर्यावरण जो नीति हमारे यहाँ बना है, वन नीति बना है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी तो योगदान है कि सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर गाइडलाइन देता रहा। अब ये तो मान लीजिए आपने सरकारी लिख दिया, अब इसमें गैर सरकारी संस्था कुछ ली, गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका, ये वाला गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका। अब उसमें जितने भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं उसके बारे में 2-2 4-4 लाइन लिखना पड़ेगा। गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका। अब देखिए जैसे आप लोग पढ़ते हैं दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप और हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप, दबाव समूह, हित समूह। तो देखिए हित समूह ये बड़ा गोला है, हित समूह जो है बड़ा गोला है, इसके भीतर छोटा गोला दबाव समूह है। तो दबाव समूह हित समूह में बस थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे मजदूर संगठन है, जब वह शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखता है तो उसको बोलेंगे हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप।
और जब वह दबाव की राजनीति करेगा, हिंसा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, या कुछ जो है सरकार पर अनैतिक दबाव बनाने का प्रयास करेगा, तो उसी चीज को हम लोग प्रेशर ग्रुप कहते हैं। तो हित समूह और दबाव समूह में केवल जो है कार्य प्रणाली का अंतर है बस। तो आप देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो है भाई दबाव समूह, हित समूह जो है राजनीतिक प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित करते नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं किसान संगठन, चाहे मजदूर संगठन, चाहे महिला संगठन, ये जो संगठन होते हैं वो क्या करते हैं भाई, मान लीजिए आंकड़े इकट्ठा करते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं, तथ्य एकत्रित करते हैं। जो तथ्य उनको मिला, जो आंकड़ा मिला, जो सूचना मिला, उससे अपने सदस्यों के हितों की बात करने लगते हैं कि भाई मजदूर के लिए ये नीति बनाई जानी चाहिए, किसानों के लिए ये पॉलिसी बनना चाहिए। तो कम से कम कुछ नहीं तो सरकार को बैठे बैठाए जो है ये लोग सब आकर बताते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे सरकार को दो फायदा हो गया। सरकार या तो अपना सर्वे जाकर कराए, और एक ये लोग जो है सर्वे करा के खुद ही सौंपते रहते हैं। तो सरकार को कम से कम ये पता चलता रहता है कि समाज में जो संवेदनशील वर्ग है, जैसे महिलाओं की भूमिका, मान लीजिए हमें कहते हैं घरेलू हिंसा प्रतिषेध कानून बना, तो उसमें भी तो गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका थी। या मान लीजिए मजदूर के लिए कोई हम लोग कानून बनाते हैं या मजदूर के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो ये दबाव समूह जो है समय समय पर जा जाकर जो सरकार को अवगत कराते हैं, उससे सरकार पर एक दबाव भी बना रहता है और सरकार को सूचना भी प्राप्त होती रहती है। दोहरा लिख दीजिए। ये संगठन राजनीतिक प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये संगठन राजनीतिक प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे किसान, मजदूर तथा महिला संगठन तथ्य और आंकड़ों के द्वारा नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करते हैं। सामाजिक आंदोलन / नव सामाजिक आंदोलन, दोनों एक ही लिख दीजिए एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए घरेलू हिंसा प्रतिषेध कानून जो बना, महिला संगठन का उसमें योगदान रहा। सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन। देखिए, सामाजिक आंदोलन का मतलब होता है कि किसी वर्ग या समुदाय के द्वारा जो है अपने हितों के लिए जो आंदोलन किया जाता है उसको सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। जैसे आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन। और नव सामाजिक आंदोलन का मतलब होता है क्लासलेस मूवमेंट, किसी वर्ग या समुदाय का आंदोलन नहीं, ये जीवन की गुणवत्ता से संबंधित आंदोलन, जैसे पर्यावरण आंदोलन, जैसे शांति आंदोलन, निःशस्त्रीकरण आंदोलन, या मान लीजिए सपोज करिए कि शिक्षा सुधार आंदोलन, कानून व्यवस्था सुधार आंदोलन। भाई बताइए, पर्यावरण आंदोलन चल रहा है, कोई पर्यावरण सुधार के लिए झंडा लेके टहल रहा है, तो उससे किसको फायदा होगा? केवल संपन्न व्यक्ति को? सबको फायदा होगा ना। इसलिए उसको वर्ग रहित आंदोलन कहा जाता है, कि जो पर्यावरण आंदोलन है वह वास्तव में समाज में सबके लिए गुणवत्ता में सुधार से संबंधित आंदोलन है। तो मैं बता रहा था कि ये जो आंदोलन चलते हैं, इससे भी नीति निर्माण पर दबाव बनता है, नीति निर्माताओं पर दबाव बनता है। हम कहते हैं कि जैसे पर्यावरण आंदोलन है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि पश्चिमी देशों में खासतौर से ग्रीन पार्टियां हैं। ग्रीन पार्टी का जन्म कहाँ पे हुआ? ग्रीन पार्टी नहीं है, आजकल ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी, अमेरिका में, सब जगह है। ग्रीन पार्टी का जन्म जर्मनी में हुआ। कहीं पीटी में पूछे, आप लोग की इकोलॉजी में पूछ सकता है ना कि भाई ग्रीन पार्टी का जन्म कहाँ से हुआ, तो जर्मनी। आप जानते हैं कि जो ग्रीन पार्टी है वो केवल पर्यावरण के संदर्भ में पर्यावरण को विषय वस्तु बनाकर चुनाव लड़ती है। सीट उट तो ज़्यादा नहीं मिलता उसको, क्योंकि सीट उट लेने के लिए तो बहुत सारा कलाकारी करना पड़ता है ना। तो आप देखते हैं कि भारत में भी जो है वो हरित आंदोलन चलता है। तो ये लोग जो है कम से कम पर्यावरण के प्रति जो है वो सरकार को एक मार्गदर्शन देते रहते हैं। और फिर भारत में व्यवहार में भी अनेक आंदोलनों के द्वारा जो है वो देखा जाए तो अनेक नीतियां बनी हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था कि पर्यावरण नीति हुआ,
जैसे मजदूरों के लिए कोई पॉलिसी बना, किसानों के लिए पॉलिसी बना, वृद्ध व्यक्तियों के लिए पॉलिसी बना, या मान लीजिए सबों के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए पॉलिसी बना। ये सब आंदोलन का ही। आदिवासी लोगों के लिए जो सरकार पॉलिसी बनाती है, तो आदिवासी लोगों के लिए भी जो सरकार पॉलिसी बनाती है उसमें भी आंदोलन की भूमिका है, क्योंकि कहीं न कहीं आदिवासी लोगों ने खूब आंदोलन किया, उनके दबाव में सब पॉलिसी बना। 2 लाइन लिख दीजिए। इस तरह के आंदोलन भी नीति निर्माताओं पर दबाव डालते हैं। उसी में लिखिए, इस तरह के आंदोलन भी नीति निर्माताओं पर दबाव डालते हैं। नीति निर्माताओं पर दबाव डालते हैं। दबाव में नीतियों में परिवर्तन भी होता है। दबाव में नीतियों में परिवर्तन भी होता है, जैसे पर्यावरण से संबंधित नीतियां, जैसे पर्यावरण से संबंधित नीतियां। एक नोट दे दिए तो राजनीतिक दल, जैसे पर्यावरण से संबंधित नीतियां, एग्जाम्पल लिख दिए। ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे ना, और पढ़ना होगा तो सोशल जस्टिस पर 2-3 वॉल्यूम नोट्स है, सब लिखा है। क्लास में ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं, जो आपको एग्जाम में लिखना उतना ही लिखवाऊंगा। कहानी थोड़ा लिखना कि पैरा चेंज करके लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। एक पैराग्राफ लिख दिया फिर पैरा चेंज करिए। अब वो सब जमाना गया, दबा दबा के पैरा चेंज करके लिख रहे हैं। अब छोटा छोटा पॉइंट बनाइए, कायदे से उसको याद करिए सेट करके। अब उसका जमाना है। अब हम लोग के ज़माने में 6-6 पेज लिखा जाता था, तो वो सब खत्म कहानी। तभी तो हिंदी माध्यम में दिक्कत आ गया, क्योंकि हिंदी माध्यम सुधार किया नहीं, वही चलता रहा पुराने ढर्रे पर। उसमें लिखा था नीति निर्माण में संस्थाओं की भूमिका, लिखा तो होगा ही, ये लिखा है ना। हाँ बस ठीक। और राजनीतिक दल हेडिंग बनाइए। अब राजनीतिक दल को समझिए। हमारे यहाँ जो है देखा जाए, ये बताइए, जब चुनाव के समय राजनीतिक दल अपना जो है मैनिफेस्टो प्रस्तुत करते हैं, चुनावी घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं, भले वो आदर्शवादी है, लेकिन लोक लुभावन हो, कुछ भी हो, कुछ तो कम से कम राजनीतिक दल वाला चुनाव घोषणा पत्र में लिखता है। तो घोषणा पत्र में विभिन्न मुद्दों की वो चर्चा करता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है देखा जाए तो सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम मराठी लोगों को आरक्षण देंगे, भाई जिसे कहा जाता है ना। तो मान लीजिए ये लोग जो राजनीतिक दल वाले घोषणा पत्र अपना प्रस्तुत करते हैं, और हम लोग उसी चक्कर में इनको वोट भी देते हैं, और उसी में से कोई राजनीतिक दल सरकार बना लेता है। जब सरकार बना लेता है तब हम लोग दबाव बनाते हैं कि आपने कहा था ना, घोषणा पत्र में कहा था ना। तो ऐसी दिशा में जो है उसी घोषणा पत्र के आधार पर अब सरकार की मजबूरी बन जाती है कि उससे संबंधित कुछ पॉलिसी बना दे, अन्यथा अगली बार उसको वोट मिलेगा नहीं। तो इससे भी हमारे यहाँ राजनीतिक दल भी देखा जाए तो पॉलिसी बनाने में योगदान देते हैं। लिख दीजिए, दल चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी करते हैं। दल चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी करते हैं, जिसमें विभिन्न मुद्दों की चर्चा करते हैं, जिसमें विभिन्न मुद्दों की चर्चा करते हैं। और जो राजनीतिक दल सरकार में आता है, जो राजनीतिक दल सरकार में आता है, जो राजनीतिक दल सरकार में आता है, वह घोषणा पत्र के आधार पर नीति का निर्माण भी करता है। घोषणा पत्र के आधार पर नीति का निर्माण भी करता है। घोषणा पत्र के आधार पर नीति का निर्माण भी करता है। इसी को देखिए, जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। तो जैसे मैं बताया कि हम लोग के यहाँ जो है वैश्वीकरण के युग में, अभी मैं बताया कि भारत जो है अनेक देशों से जुड़ा है, अनेक अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं से जुड़ा है। WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तमाम संस्थाओं से भारत जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो है जब कोई नीति बनाई जाती है तो वह नीति केवल हम ही लोग के संदर्भ में नहीं होता है। भाई जो हमारी मौद्रिक नीति है, जो व्यापार नीति है, दूसरे देश को भी तो प्रभावित करती है। तो इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी एक नैतिक दबाव रहता है, उनका भी एक गाइडलाइन रहता है। भाई हमें कहते हैं, आप लोग इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं IMF, तो IMF जो है 1986 से स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, संरचनात्मक समायोजन सुविधा,
तो जो संरचनात्मक समायोजन जो सुविधा है वो भारत पर भी लागू होता है। भारत चाह कर भी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं कर सकता है, एक उसका भी समय सीमा होता है, उसका भी एक तरीका है। तो ये बताइए, आईएमएफ के दबाव के कारण हमारा जो है मौद्रिक नीति प्रभावित हो जाता है। मान लीजिए हमारा पेटेंट है, हमारा कॉपीराइट है, तो डब्ल्यूटीओ का गाइडलाइन है ना, अब अपने मन से थोड़ी कर सकते हैं। जब अभी तक मान लीजिए हमें कहते हैं कि भारत जो है प्रोसेस पेटेंट की बात करता है, और अभी वर्तमान में प्रोडक्ट पेटेंट लागू है, पढ़ेंगे आप लोग इकोनॉमिक्स में, हाँ जो भी जहाँ भी पढ़े होंगे। तो मान लीजिए, तो अब जब तक जो है प्रोसेस पेटेंट जो है डब्ल्यूटीओ मान्यता नहीं दे देता है, तब तक जो है वो देखा जाए तो हम लोग अपनी पॉलिसी तो उसी आधार पर चलेंगे। 2005 में हम लोगों ने पेटेंट कानून में जो परिवर्तन किया वो डब्ल्यूटीओ के आधार पर ही तो किया। दो लाइन लिख दीजिए। वैश्वीकरण के युग में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लिखिए, वैश्वीकरण के युग में भारत अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं डैश डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ आदि से सक्रिय रूप से जुड़ा है, जिसका प्रभाव लोक नीति पर पड़ता है, जिसका प्रभाव लोक नीति पर दिखाई देता है। जैसे कोरोना के समय, जैसे कोरोना संकट के समय डब्ल्यूएचओ का प्रभाव स्वास्थ्य नीति पर दिखाई दिया। कोरोना के समय डब्ल्यूएचओ का प्रभाव स्वास्थ्य नीति पर दिखाई दिया। कोरोना संकट के समय डब्ल्यूएचओ का प्रभाव स्वास्थ्य नीतियों पर दिखाई दिया। अब इसी प्रकार से जनसंचार माध्यम में लिख दीजिए, नंबर 5 जनसंचार माध्यम। भाई अब देख रहे हैं कि जो जनसंचार माध्यम है, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे पत्रिका हो, चाहे समाचार पत्र हो, सब इसमें शामिल है। तो ये सब जो माध्यम है वो हम लोग के भीतर जो है चेतना भी तो बढ़ाता है, केवल खबर ही थोड़ी न देता है, हम लोग को चैतन्यशील भी करता है। और ये बताइए, हम लोग को अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत करता है कि हम लोग का फला राइट है। समाज में परिवर्तन लाने का साधन जो है जनसंचार माध्यम है, इसीलिए इसको जो है लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई प्रेस स्वतंत्र होना चाहिए, प्रेस अपनी बातों को रखे, क्या दिक्कत है? क्योंकि प्रेस से जो है सरकार को भी मार्गदर्शन मिलेगा, जनता को भी चेतना मिलेगा, नागरिक समाज भी मजबूत होगा। और कहीं न कहीं जो है सबसे बड़ी बात है कि जब निष्पक्ष तरीके से कोई चीज रखा जाएगा, तभी हमारा जो लोक नीति है वो वास्तव में सही बन सकता है, अन्यथा सरकार को भी सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। क्योंकि मान लीजिए प्रेस के लोग सही बात नहीं रखेंगे तो मोदी साहब को भी तो सही बात पता नहीं चलेगा। तभी तो G20 सम्मेलन में तमाम जो है भारत के प्रेस के लोगों को जो है वहां से मोदी साहब ने खुद ही भगवा दिया, चलिए यहां से जाइए, क्योंकि आप लोग प्रेस की रिपोर्टिंग करने लायक नहीं है। यहां पर सिर्फ हमारा गुणगान मत करिए, यहां विश्व स्तरीय जो विवेचन है वो उसकी जरूरत है। याद है ना घटना? तो भारत के अधिकारियों ने ही, आपको ध्यान होगा कि भाई ये लोग तो मानेंगे नहीं, ये लोग तो उल्टा सीधा बताएंगे। ये बताइए, वहाँ G20 का बैठक हो रहा है, मान लीजिए यूएनओ की बैठक हो रही है, और आप वहाँ पर मोदी खेल खेलेंगे, तो बताइए, ऐसे समझिए तो विश्व स्तर पर भारत की साख भी तो खराब होती है। तो प्रेस पहले अपना क्वालिटी बढ़ा ले। ये बताइए, इंडियन एक्सप्रेस के लोग थे, द हिंदू के लोग थे, तमाम पत्रकार थे, उनको तो नहीं हटाया गया क्योंकि उनकी गुणवत्ता है, उस तरह का खबर लिख सकते हैं। ये लोग नहीं लिख सकते हैं खबर, ये लोग ज्यादा मरने जीने का इधर उधर खबर दिखा सकते हैं। लिखिए, दो लाइन लिखिए। सरकारी नीतियों को प्रभावित करने वाले माध्यमों में प्रेस का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी नीतियों को प्रभावित करने वाले माध्यमों में प्रेस का महत्वपूर्ण स्थान है। यह चौथा स्तंभ है। प्रेस का महत्वपूर्ण स्थान है, यह चौथा स्तंभ है। एक तरफ नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है,
एक तरफ नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, एक तरफ नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, समाज में परिवर्तन लाने का साधन है, समाज में परिवर्तन लाने का साधन है, तो दूसरी ओर सरकार को भी निष्पक्ष मार्गदर्शन मिलता है, निष्पक्ष मार्गदर्शन मिलता है, उचित मार्गदर्शन मिलता है। आप देखे होंगे कि 2 साल पहले यूएनओ में एक बार जब वो जो लेडीज यूएनओ में थी, जो आईएफएस अधिकारी हैं इंडियन फॉरेन सर्विस में, तो हाँ, तो वो बोल रही थी। उसके बाद ये लोग आज तक और तमाम चैनल वाले पहुंच गए कि भाई बताइए आपने इतना अच्छा, उसने मालूम है इन लोगों को बाहर करके गेट बंद कर दिया, इन लोगों को भगा दिया, बड़े लोग, हाँ इन लोगों को भगा दिया, गेट बंद करो, गेट बंद करो, दोबारा ये लोग दिखाई ना दे। तो देखिए ऐसा होता है कि ये लोग चाहे जितना खेल कर लें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता है, चाहे तमाम जो चीजें हैं, वो चीज जो है वो ये लोग नहीं टिक पा रहे हैं इस समय भारत का। पहले जो है कम था, अब तो और नीचे चला गया है। हाँ, क्यों भाई, जो गुणवत्ता है वो प्रेस की प्रभावित हो गई ना। हम लोग सोचिए 146 स्थान पर 146, पहले जो है पहले ठीक था, पहले 130-32 के आसपास था। हाँ, अब हम लोग और नीचे चले गए। भाई ऐसे समझिए, जैसे यूट्यूब पर मान लीजिए खेल करना अलग बात है, यूट्यूब पर खेल करना अलग बात है, लेकिन मान लीजिए उसी चीज को कायदे से जब आईएएस को पढ़ाना होता है वो अलग बात है। मैं तो खुद ही मानता हूं कि अब यदि मान लीजिए आप अच्छा से ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, अच्छा से यदि मान लीजिए मैथ नहीं पढ़े हैं, पॉलिटी नहीं पढ़े हैं, आप यूट्यूब पर कर सकते हैं, व्यूअर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन आईएएस की जो गुणवत्ता है वो लेवल आपका नहीं आ सकता है। भाई बताइए, मैथ पूछा ना, ऐसा पूछा कि लोग पूरे दिन में उसको सॉल्व नहीं कर पाए। मैथ का क्वेश्चन नहीं आता सी सेट का, सोचिए कहां सॉल्व कर पाए, हाथ जोड़ लिए लोग। ये बताइए, वो यूपीएससी का लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है और आप मान लीजिए मदारी कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, वो अलग एक कहानी है। उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, तभी वो मामला सब बन पाएगा। और मान लीजिए, ये बताइए, ऐसा तो ना कि हिंदी माध्यम का व्यक्ति क्या उसका दिमाग कमजोर है। जब ये बताइए कि जो हम लोग सिखाएंगे वही तो आप सीखेंगे। आप सोचेंगे कि यही आईएएस है, और आपको हम बताएंगे कि नहीं, कि आईएएस में गहनता चाहिए, गुणवत्ता चाहिए, आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तभी आप अच्छा नंबर पा पाएंगे। ये सब भी तो दिक्कत आया। और जो बच्चा लोग समझता है वो घर पे पढ़ लिख के अपना ठीक कर ले रहा है। अब जा देखिए, अब इसका एक मूल्यांकन लिखिएगा। 3-4 पॉइंट हो गया ना, ठीक है। अब एक देखिए, नागरिक समाज का अलग भी पॉइंट बना सकते हैं, लिखा होगा नोट्स में, छोटा सा पॉइंट लिख के छोड़ दीजिए। नागरिक समाज की भूमिका, नागरिक समाज की भूमिका कि जैसे मान लीजिए गैर सरकारी संस्थाएं हैं, एनजीओ है, चाहे मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, चाहे सहकारी समितियां हैं, चाहे तमाम इस तरह का, इसको जोड़ के एक बना लीजिएगा। अब देखिए, जब मूल्यांकन लिखा जाता है तो 2-4 समस्या रख के लिखिएगा। मैं सुनाता हूं, पहले सुन लीजिए। भाई इन सब चीजों से ये स्पष्ट है कि नीति निर्माण में बहुआयामी संस्थाओं की भूमिका है, अनेक संस्थाओं की भूमिका है। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है सबका थोड़ा थोड़ा समस्या उसी में लिख देना है। कैसे, मैं बोलता हूँ। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है, जो विधायिका है उसका सत्र ठीक ढंग से नहीं चलता है, प्रतिनिधि जो है वो देखा जाए तो प्रश्न नहीं पूछते हैं, या मान लीजिए सपोज करिए कि विधेयकों पर उचित चर्चा भी नहीं होता है। कार्यपालिका के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, मंत्री लोगों की भी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। मंत्री लोग हमेशा जो है वह राजनीति में ही व्यस्त रहते हैं, ज्यादा नहीं लिख सकते, थोड़ा थोड़ा। या न्यायपालिका देखते हैं कि न्यायपालिका भी जो है वो देखा जाए तो पीआईएल और तमाम चीजों में ही ज्यादा भटकाव दिखाई देता है। जो न्यायिक मामले हैं वो बहुत सारे न्यायिक मामले लंबित हैं, या कह सकते हैं कि न्यायपालिका की भी गुणवत्ता पहले से प्रभावित हुई है, और प्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार का शिकार हुई है। इस तरह से देखा जाए तो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में अनेक समस्याएं हैं, जिसका प्रभाव नीति निर्माण पर पड़ रहा है। क्लियर, लिखिए अपने मन से 4 लाइन। हाँ लिखिए, 4-5 लाइन। भाई जैसे मैं बताया ना कि अनेक संस्थाओं की भूमिका है, लेकिन ये जो संस्थाएं नीति निर्माण की हैं वो स्वयं समस्याग्रस्त हैं। विधायिका के भीतर 1-2 समस्या लिख दिए, कार्यपालिका की समस्या की भ्रष्टाचार की समस्या है, न्यायपालिका की भी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। हम लोग के यहाँ दबाव समूह जो है राजनीतिक दलों के
पिछलग्गू बन गए हैं, दबाव समूह अपना कार्य नहीं करते हैं, या सामाजिक आंदोलन भी देखा जाए तो उसको भी सरकार दबा देती है, मीडिया भी निष्पक्ष नहीं बन पाया है। जो याद आया वही लिखिए, जब बोलूंगा तब अंतर हो जाएगा। ठीक है, बस करिए, लिखिए कुछ, चलिए पढ़िए। बस बढ़िया बढ़िया, ठीक सही। अब क्या लिखे, पढ़िए इधर, पढ़िए इधर। ठीक, बढ़िया, ऐसे ही लिख जाना। लिखिए, प्रयास करते रहिए एकदम। बस आप लोग पहला टेस्ट दीजिएगा सैटरडे को, और उसके बाद जब कोर्स खत्म होगा तो वो वाला जो लास्ट में टेस्ट होगा, दोनों कॉपी रख के अपना मिला लीजिएगा। आपको खुद भी अंतर नजर आएगा कि जब मैं पहला टेस्ट दिया था तब मेरे हाथ पांव फूलते थे लिखने में, और आज 12 बजे रात में भी कोई बोले तब भी मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, उतना ही। हाँ पढ़िए पढ़िए, अरे बैठ के पढ़िए, आराम से पढ़िए। तो उसमें क्या है ना, उसमें अलग अलग करके नहीं, छोटा छोटा, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग मीडिया बताए, तो मीडिया में मीडिया का निष्पक्ष न होना, ऐसे छोटा छोटा टर्म रखना है। हाँ, कि दबाव समूह का राजनीतिकरण, जैसे दबाव समूह राजनीतिक दल का पिछलग्गू बन गया है, ऐसे लिखना है। मैं बता रहा कि एग्जामिनर का उस पर ध्यान चला जाए, एग्जामिनर ये सोचे कि नहीं एकदम आपने टू द पॉइंट लिखा है बातों को, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो शब्द सीमा बढ़ जाएगा ना, इसलिए बोलता हूं, ज्यादा भी नहीं लिखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जो लोक नीति है, लोक नीति का क्रियान्वयन, ये भी प्रश्न आता है। लोक नीति का क्रियान्वयन, हेडिंग बनाई, लोक नीति का क्रियान्वयन। तो पहले एक भूमिका इसमें लिख दिया जाए, और फिर क्रियान्वयन के चरण होता है वो लिखना है। क्रियान्वयन के चरण, कि लोक नीति को जब लागू किया जाता है, क्रियान्वयन मतलब लागू करना, ये जो लागू करना है वो किस चरण में लागू इसको किया जाता है, और लागू करने में क्या समस्या है। और कभी कभी जो है सुझाव पूछता है कि भाई जो हम लोग लोक नीति को लागू कर रहे हैं, तो लोक नीति क्रियान्वयन में जो है क्या सुधार करने की आवश्यकता है। क्रियान्वयन को सफल बनाने के लिए सुझाव, क्रियान्वयन को सफल बनाने के लिए सुझाव, कि लोक नीति जो क्रियान्वयन है, सोशल ऑडिटिंग भी पढ़ा दूंगा, वो भी क्वेश्चन आता है। सामाजिक अंकेक्षण ऐसे बना लीजिए, क्रियान्वयन को सफल बनाने के लिए सुझाव, कि कैसे क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो पाए। ये पहला टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन बस इतना ही थ्योरी है, ज़्यादा थ्योरी नहीं। अब चूंकि लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा ही। अब देखिए, नीति निर्माण जितना जरूरी है उतना ही उसका क्रियान्वयन भी आवश्यक है। भाई अच्छा पॉलिसी बनाने से क्या होगा, क्रियान्वयन के अभाव में नीति निर्माण की कोई प्रासंगिकता नहीं है। अच्छा टाइम टेबल बना लीजिए और लागू हो न पाए, क्या मतलब उस टाइम टेबल बनाने का। कोई भी नीति चाहे जितनी अच्छी हो, कोई भी नीति चाहे जितनी भी अच्छी हो जाए, यदि क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा तो उसे असफल नीति कहा जाता है। कि भाई चाहे जितना अच्छा नीति बना दिए, यदि वो लागू ही नहीं हो पाए तो उस नीति का क्या करें हम। इसी कारण जो है वह देखा जाए तो क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जाता है। क्रियान्वयन को निर्देशात्मक और अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में देखने का प्रयास किया जाता है, कि क्रियान्वयन भी ठीक ढंग से होना चाहिए। पॉलिसी बनाने में जितना हमने योगदान दिया, तो कहीं न कहीं क्रियान्वयन भी सही तरीके से होना चाहिए, जिससे सिद्धांत और व्यवहार का अंतर न आने पाए। मनरेगा इतना अच्छा योजना है, लेकिन मनरेगा में जो तमाम भ्रष्टाचार हुआ, झारखंड में, यूपी में, सब जगह भ्रष्टाचार है, देखे ही होंगे। तो मान लीजिए मनरेगा में सब भ्रष्टाचार हुआ, ये बताइए उस मनरेगा का जो मूल लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं हो पाया। या मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें भी जबरदस्त भ्रष्टाचार है, ये मत समझिएगा। आप लोग नौकरी करेंगे तो आप लोग को सब अंदर के बाद पता रहेगा कि कहाँ कहाँ फॉल्ट होता है। तो आप देखते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें भी लोगों से पैसा लेकर मान लीजिए मकान इधर उधर सब तमाम शिकायतें आई। तो आप देख रहे हैं, यदि मान लीजिए भाई मोदी साहब ने आवास योजना की बात किया 2022 तक, एकदम सही पॉलिसी था, लेकिन वो ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाया। उसी मान लीजिए समस्या, कोरोना संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया, एक दूसरी समस्या रहा। तो इसलिए कहा जाता है कि नीति का जो क्रियान्वयन है वो भी सुचारू पूर्वक होना चाहिए। 2 लाइन भूमिका लिखिए।
नीति निर्माण जितना आवश्यक है, नीति निर्माण जितना आवश्यक है उतना ही उसका क्रियान्वयन भी, उतना ही उसका क्रियान्वयन भी, उतना ही उसका क्रियान्वयन भी, क्योंकि क्रियान्वयन के अभाव में, क्योंकि क्रियान्वयन के अभाव में नीति निर्माण की कोई प्रासंगिकता नहीं। क्रियान्वयन के अभाव में नीति निर्माण की कोई प्रासंगिकता नहीं। क्रियान्वयन के अभाव में नीति निर्माण की कोई प्रासंगिकता नहीं। नीति चाहे जितनी अच्छी हो, नीति चाहे जितनी अच्छी हो, यदि क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होता, नीति चाहे जितनी अच्छी हो, यदि क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होता तो उसे असफल नीति कहा जाता है, तो उसे असफल नीति कहा जाता है। जिस तरह नीति बनाना जटिल एवं व्यापक अवधारणा है, जिस तरह नीति बनाना जटिल एवं व्यापक अवधारणा है, उसी तरह ये टाइम टेबल बनवा दिया हूं, इसी टाइम टेबल के अनुसार हम लोग क्लास खत्म कर देंगे। दीपावली के पहले सोशल जस्टिस कर देंगे। उसमें एक चीज ये है कि किस दिन जरूरत पड़ेगा तो सैटरडे को बुला के पढ़ा दूंगा, या किस दिन जरूरत पड़ेगा तो संडे को बुला के पढ़ा दूंगा, लेकिन टाइम नहीं चेंज किया जाएगा। ठीक है ना? आप लोग बाकी अपना करते रहिए, क्योंकि दीपावली के पहले खत्म हो जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 18-20 क्लास लगता है, 18 क्लास सोशल जस्टिस में। यदि कभी जरूरत पड़ेगा संडे को हम लोग पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? सैटरडे को भी पढ़ सकते हैं, 3 बजे से टेस्ट होता है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। जिस तरह नीति बनाना जटिल एवं व्यापक अवधारणा है, उसी तरह क्रियान्वयन भी विभिन्न चरणों में होता है। जिस तरह नीति बनाना जटिल एवं व्यापक अवधारणा है, उसी तरह क्रियान्वयन भी विभिन्न चरणों में होता है। क्रियान्वयन भी विभिन्न चरणों में होता है। जटिल एवं व्यापक अवधारणा है, उसी तरह क्रियान्वयन भी विभिन्न चरणों में होता है। देखिए, अपने दिमाग में रखना है कि जब कोई भी नीति लागू किया जाता है तो एजेंडा सेटिंग होता है। एजेंडा सेटिंग का मतलब होता है कार्य सूची निश्चित किया जाना। पहले समझिए, अभी लिखवाता हूं। कार्य सूची निश्चित किया जाना, कार्य सूची निश्चित किया जाना, उसको एजेंडा सेटिंग बोलते हैं। अब इसके बाद जब एजेंडा सेटिंग हो जाता है तो पॉलिसी फार्मूलेशन आता है। पॉलिसी फार्मूलेशन अभी समझाता हूं, इसको बोलते हैं पॉलिसी फार्मूलेशन। पॉलिसी फार्मूलेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अनेक विकल्पों को ढूंढा जाता है। भाई जैसे मान लीजिए, जैसे मैं बताया कि एजेंडा सेटिंग में क्या होगा। एजेंडा सेटिंग में होता है कि एक प्रोसेस है जिसके द्वारा समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा जाता है कि भाई देखिए, ये पॉलिसी आपको लागू करने में ये सब चीज आ सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ शिक्षा को मूल अधिकार कब बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसको लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। तो सोच लीजिए कि 8 साल लग गया इसको लागू करने में। इसको बोलते हैं एजेंडा सेटिंग, क्योंकि आपको टाइम टेबल बनाने से नहीं होगा। अब ये टाइम टेबल बनाया मैंने, तो टाइम टेबल बनाने के बाद ऐसे ही मैं टाइम टेबल आजकल बना देता हूँ। जैसे अभी पोल्ट्री पढ़ा रहा था, टाइम टेबल दे दिया, उसी टाइम टेबल को खत्म कर दिया, 4 दिन पहले ही खत्म कर दिया था। अब जरूरत पड़ा सैटरडे को पढ़ा दिया, जरूरत पड़ा संडे को पढ़ा दिया। एक आपको निश्चित होना चाहिए कि हमारा सिलेबस ऐसे ऐसे ये खत्म हो जाएगा, काम खत्म। हम भी निश्चिंत, आप भी निश्चिंत, किसी से कुछ पूछने जाने की जरूरत नहीं है कि कब क्लास चलना है, क्या करना है। अब मान लीजिए उसमें एक विकल्प हमने निकाल दिया कि भाई कभी कोर्स हमारा पीछे होगा तो मैं सैटरडे संडे को बुलाकर एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। बस इसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि भाई मान लीजिए चीजें तमाम बढ़ जाती है। अब कोई चीज मान लीजिए आप बोलेंगे सर ये भी पढ़ा दीजिए, तो मैं मना थोड़ा करूंगा, पढ़ लीजिए, सैटरडे संडे में आइएगा, पढ़ा तो जरूर दूंगा। भाई कोई चीज जैसे बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, फिर सैटरडे संडे हमारा विकल्प है। वैसे मैं मंडे से फ्राइडे ही पढ़ाता हूँ, मैं सैटरडे संडे पढ़ाता नहीं हूँ। न तो आता हूँ मुखर्जी नगर, सामान्यतः मैं आता भी नहीं हूँ। लेकिन ये एक सैटरडे को हम लोग क्या टेस्ट होता है, और संडे को तो बंद ही रहता है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो मैं पढ़ाता हूँ। तब मैं जैसे बताया
एजेंडा सेटिंग का मतलब होता है कि समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना। पहले समझिए तब लिखिएगा, क्योंकि यही फिगर आपको एग्जाम में बनाना है, बाकी तो लिखने वाला काम है। समस्या को सरकार के समक्ष रखना कि भाई जो आपने पॉलिसी बनाया है उस पॉलिसी को लागू करने में फला फला समस्या आएगा, चाहे वित्तीय समस्या हो चाहे तकनीकी समस्या हो, सब समस्या को डिपार्टमेंट रखता है कि भाई आपने शिक्षा का अधिकार को मूल दर्जा दे दिया, लेकिन सोचिए अभी मैं बोला हूं कि 8 साल लग गया लागू करने में, क्योंकि सब उसका सेटिंग करना पड़ेगा, सब उसका व्यवस्था बनाना पड़ेगा ना। अब इसके बाद होता है पॉलिसी फार्मूलेशन। पॉलिसी फार्मूलेशन का मतलब होता है कि अनेक विकल्प निकालना, अनेक विकल्पों की तलाश करना, अनेक विकल्पों की तलाश करना कि भाई हमें कहते हैं कि हमारा जो पॉलिसी बना है वो ठीक ढंग से लागू हो जाए, तो हमारे पास अनेक विकल्प होना चाहिए। ए विकल्प है तो बी विकल्प भी होना चाहिए। जैसे अभी मैं बताया कि हमने टाइम टेबल बनाया तो तुरंत हमने विकल्प बना दिया सैटरडे संडे में क्लास होगा, टाइम चेंज नहीं किया जाएगा, इसी टाइम पे हो जाएगा, 1 से 3 क्लास हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमने एक विकल्प बना दिया, इसको बोलेंगे पॉलिसी फार्मूलेशन। अब पॉलिसी फार्मूलेशन के बाद अब जब सब विकल्प बन गया, सब समस्या पर चर्चा हो गया, अब डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग निर्णय करना। तो निर्णय करना, अब निर्णय करने का मतलब यहां पे होता है कि सरकार किसी विशेष कार्य जो पॉलिसी को लागू करना है, तो अब तमाम विकल्प आपने बता दिया सरकार के समक्ष कि देखिए 4 तरह का विकल्प है हमारे पास लागू करने का। अब सरकार उसी में से बैठ के विचार विमर्श करके जो है वो किसी विकल्प को मान लेगी, चलिए ऐसे लागू किया जाए इसको। तो यहां पर किसी विशेष कार्य मार्ग को जो है अपना लिया जाता है, किसी विशेष मार्ग अब्लिक विकल्प को अपना लिया जाता है, अपना लिया जाता है। भाई निर्णय तो लेना पड़ेगा ना, बिना निर्णय लिए कैसे काम होगा। तो मान लीजिए हमें कहते हैं भाई आप ही लोग भी तो निर्णय लेते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तो निर्णय ही तो लेते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी वाला जो है 120 की स्पीड से चल रहा है, अब आप उसको मान लीजिए क्रॉस करना है, आप पहले तो हौसला बना के रखते हैं ना कि 150 की स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा तभी वो क्रॉस हो पाएगा। अब पता चले कि उधर से ट्रक वाला आ रहा है, यदि आप निर्णय नहीं लेंगे या तो चुपचाप उसके पीछे लग जाइए, एक विकल्प यह है, या तो आगे जाना है तो फिर लगाइए 150 सीधा, हिम्मत बांधिए और अंदाजा लगाइए कि ट्रक वाला कहीं ऐसा ना हो कि उधर से उड़ा दे हमको। ये तो निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा, या तो पीछे रह जाइए या तो फिर क्रॉस करिए। अब कोई ना कोई तो निर्णय सरकार लेगी ही। अब इसके बाद जब निर्णय ले लिया जाता है, अब निर्णय लेने के बाद होता है पॉलिसी को लागू करना, मतलब कि उसको बोलते हैं पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट या इंप्लीमेंटेशन। तो पॉलिसी को जब इंप्लीमेंट किया जाएगा, अब इसको जो लागू किया जाएगा, लागू करना। अब देखिए दुनिया का कोई भी निर्णय पूर्णतः सही और पूर्णतः गलत नहीं होता है। सब निर्णय जो है ट्रू और फॉल्स के बीच में ही बिलोंग करता है, ये ध्यान रखिएगा। आप आईएएस बनने का सपना जो लिए, निर्णय लिए, वो भी पूर्णतः ट्रू नहीं है। वो भी हो सकता है कि इसी के बीच में बिलोंग करता हो सकता है कि आपने निर्णय लिया कि मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा और आज आपकी स्थिति वैसी न हो आईएएस बनने की, लेकिन निर्णय लेने के बाद यदि काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे बन जाएंगे, उसमें कौन सी बात है। अब कुछ लोग मान लीजिए निर्णय लेते हैं कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, तो उनकी क्षमता योग्यता भी थी, लेकिन इतना जीवन में लापरवाही किए कि इधर निकल गए। तो दोनों विकल्प आप ही के पास है। तो यहां पर जब पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जाता है तब बीच में जो है, बीच में प्रशासन नहीं रुकता है। प्रशासन का एक नियम होता है कि प्रशासन जितना सोचना होगा एक बार सोचेगा, यदि एक बार शुरू कर दिया तो फिर तो उसको खत्म करने के बाद ही रुकेगा, उसके बाद ही फिर उसका मूल्यांकन करेगा कि इवैल्यूएशन करेगा। पॉलिसी का इवैल्यूएशन उसको बोला जाता है। तो जब पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाता है उसके बाद नीति का मूल्यांकन होता है,
पॉलिसी उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। ये चार्ट एग्जाम में बना दीजिएगा, इसका फोटो खींच लीजिए बस, और उसके बाद लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप अंग्रेजी में लिख दीजिए, कोई समस्या थोड़ी ना है। एजेंडा सेटिंग, पॉलिसी फार्मूलेशन के एक्चुअली हमको हिंदी समय ध्यान नहीं आ रहा है। और डिसीजन मेकिंग, निर्णय करना, पॉलिसी इंप्लीमेंट, और फिर इसके बाद पॉलिसी इवैल्यूएशन। पॉलिसी इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो सरकारी विभाग है, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो लोग भी पॉलिसी से लागू करने से जुड़े रहे हैं, सब लोग बैठ के परिणाम पर चर्चा करते हैं, उसमें जो है समस्याओं पर विचार करते हैं। तो इसके अब सुधार का मार्गदर्शन भी होता है। इसको नीति प्रभाव मूल्यांकन भी कहा जाता है। नीति प्रभाव मूल्यांकन भी इसको कहा जाता है। नीति प्रभाव मूल्यांकन कि भाई जो हमने नीति लागू किया है, अब उसका जो है क्या प्रभाव है, कितना प्रभाव पड़ा है। वैसे तो हिंदी में नीति निर्माण लिख दिया हुआ है, लेकिन पॉलिसी फार्मूलेशन कोई दिक्कत है, मैं देख लूंगा। अब चलिए चरण, अब छोटा श्रेणी बना लीजिए। क्रियान्वयन का चरण, ये तो मैं बताया हूं कि एग्जाम में 150 शब्द में आएगा तो यही बना दीजिएगा, काम खत्म हो गया। और कभी 250 शब्द में आ जाएगा, 200 शब्द में आ जाएगा तो लिखना पड़ेगा ना उसको चरण में। तो उसको नीति को जो लागू किया जाता है उसका 4 चरण होता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण करके लिखना पड़ेगा। कि 150 शब्द में आएगा तो यही बना के छोड़ दीजिएगा, नीचे 3-4 लाइन लिख दीजिएगा, हो गया खत्म। क्योंकि फिर समस्या भी लिखना है आपको। अब लिखिए, छोटा श्रेणी बना लीजिए। क्रियान्वयन के चरण, सामान्य चरण, क्रियान्वयन के सामान्य चरण। अब इसमें प्रथम चरण, अब देखिए उसी को अब हम लोग चरण में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। कि जैसे मान लीजिए पॉलिसी बन गई, तो पॉलिसी का अध्ययन जो है, सब जो भी डिपार्टमेंट को लागू करना है उसको दे दिया जाएगा, सब लोग अपना अध्ययन करेंगे। जो भी उसके मान लीजिए उप विभाग हैं, चाहे जो भी संस्थाएं हैं, सब लोग उसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद जो है स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि भाई आपने अध्ययन कर लिया, आप बताइए कि जो लागू किया जाएगा उसमें क्या क्या जो है समस्या आ सकती है, उसको स्पष्टीकरण कहा जाता है। तो सब लोगों से स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है, और जो अस्पष्ट बिंदु है, जहां पर समस्या आ सकती है, उन अस्पष्ट बिंदुओं पर भी विचार विमर्श हो जाता है कि फला चीज हटाइए, इसको नहीं लागू किया जाएगा। तो संदेह का जो है, जितना भी संदेह हो सकता है, संदेह का निदान करके एक निश्चित समझ बना लिया जाता है। संदेह का निदान करके एक निश्चित समझ बना लिया जाता है, और निश्चित समझ बना लिया जाता है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है उसको प्रथम चरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए वीवीपैट मशीन आया, एक एग्जांपल बताता हूं। वीवीपैट मशीन आया तो बहुत सेंसिटिव होता है वीवीपैट मशीन, उसको धूप में रख देंगे तभी खराब हो जाएगा। तो मान लीजिए ट्रेनिंग में हम लोग को बताया गया कि धूप में रख देंगे तभी खराब हो जाएगा, लेकिन अब लोग टीचर लोग गांव के आते हैं, समझते तो है नहीं बात को, वो ऐसे ले आके पटक देते हैं कहीं, वो खराब तो होना तय है। हम लोग समझाते हैं कि और कुछ टूटे चाहे फूटे, इसको संभाल के ले जाइएगा। अब मान लीजिए, अब फिर भी देखिए हम लोग दूसरा विकल्प भी बना के रखते हैं कि वीवीपैट जो मशीन है वो अलग से जो है हर बूथ के लिए एक एक अल्टरनेट जो है हम लोग रखे रहते हैं गाड़ी में, क्योंकि पता है कि खराब होगा ही, जनता हल्ला मचाएगी, तुरंत बदल दिया जाएगा। तो बताइए, विकल्प भी तो बना के रखा जाता है। मान लीजिए हम लोग कह देते हैं कि भाई सब लोग अपना ईवीएम जो मशीन है उसका सेल चेक कर लीजिए, बैटरी चेक कर लीजिए, बैटरी फुल है कि नहीं। लोग नहीं चेक करते हैं, तो गाड़ी में बैटरी भी रखा जाता है। और सब हम लोग ट्रेनिंग में जानते हैं, सब लोग सीखे रहते हैं, तुरंत खोले, बैटरी लगाए, चालू। तो मान लीजिए हर चीज का जितना भी संदेह हो सकता है, जहां जहां फॉल्ट हो सकता है, पहले तो सिखाया जाता है, और फिर मान लिया जाता है कि मास्टर साहब कंफर्म गलती करेंगे, और उसके बाद फिर विकल्प बना के रखा जाता है कि गलती हो जाएगा तब क्या किया जाएगा, क्योंकि इनके मास्टर साहब के गलती करने से चुनाव कैंसिल नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग को अधिकारी बनाया गया कि हम लोग जो उस मसले को संभाल लेंगे, अन्यथा बड़ा अधिकारी बोलेगा कि कहां से पढ़ लिख आए हो, तुम इतना तक नहीं संभाल सकते, कौन सी पढ़ाई तुम पढ़े, तुम्हें तो भगवान ने बुद्धि दिया था, मास्टर साहब तो मास्टर साहब थे, तुम तो संभाले होते मामले को। ये जितना मैं बोल रहा हूं
तो नीति को जब लागू किया जाता है, जितना संदेह हो सकता है सब पर चर्चा उर्चा करके अब कॉमन सेंस बन गया। इस पूरी व्यवस्था को प्रथम चरण कहते हैं। लिख दीजिए, लोक नीति का अध्ययन किया जाता है। लोक नीति का अध्ययन किया जाता है विभिन्न उप विभागों आबलिक संस्थाओं से, विभिन्न उप विभागों आबलिक संस्थाओं से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। विभिन्न उप विभागों आबलिक संस्थाओं से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। अस्पष्ट बिंदुओं पर विचार विमर्श होता है। स्पष्टीकरण मांगा जाता है, अस्पष्ट बिंदुओं पर विचार विमर्श होता है। अस्पष्ट बिंदुओं पर विचार विमर्श होता है और संदेह का निदान करके निश्चित समझ बनाई जाती है। निश्चित समझ बनाई जाती है। संदेह का निदान करके निश्चित समझ बनाई जाती है। अब इतना काम हो गया तो इसको बोलेंगे प्रथम चरण पूरा। कॉमन सेंस, जैसे मैं बार बार देखिए कहता हूं कि आप जिसको मैं पढ़ा रहा हूं आप मत रटिए, कॉमन सेंस बनाइए। कभी मान लीजिए प्रश्न आएगा लोक नीति निर्माण में संस्थाओं की भूमिका, लिख के आ जाएंगे ना, अरे वही विधायिका कार्यपालिका प्रेस हो, सीधा उधर लिखा जाएगा, हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि आपको हर चीज याद थोड़ी ना आएगा एग्जाम। कॉमन सेंस एक बनता रहे हर चीज का, कि मान लीजिए क्रियान्वयन होना है तो कॉमन सेंस बन जाए। अरे नहीं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण याद आएगा तो कुछ मत करिएगा, एक ही पैराग्राफ में चारों चरण को लिख दीजिएगा, काम खत्म हो गया। नहीं, मान लीजिए हम कहते प्रथम चरण का द्वितीय चरण में जाके मिल रहा है, द्वितीय का तृतीय में मिल रहा है, तो छोड़िए चरण, हटाइए, 5 लाइन लिखिए, खत्म करिए, समस्या से मूल्यांकन करिए। अब द्वितीय चरण है, अब समझिए द्वितीय चरण में क्या होता है कि जो पॉलिसी है विभिन्न खंडों में उसको बांटा जाता है। कि भाई विभिन्न खंडों में बांटने का मतलब कि भाई कोई भी चीज है तो उसके बहुत सारे, मान लीजिए 4 खंड हैं, अब 4 खंडों में बांट लिया गया, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी भी सौंपनी है। भाई सबकी जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए कि फला व्यक्ति का फला जिम्मेदारी है। जैसे मैं बताया कि चुनाव में जिम्मेदारी होता है कि एक व्यक्ति को स्याही की जिम्मेदारी, एक व्यक्ति को जो है बोरा बांधने की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी होती है। यदि स्याही उसमें बोरे में नहीं पड़ा है तो तुरंत पकड़ लिया जाता है, वहां इब्बट कुछ नहीं चलता है, साहब भूल गए, अभी बताता हूं। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि स्याही की जिम्मेदारी है ना उसकी, कि सब बैग में स्याही डालेगा। ये बताइए, यहां पर 4 खंड में बांट लिया गया और 4 खंड में बांटकर अब संसाधन को देखा जाएगा। एक बार की घटना हो चुकी है, निर्वाचन आयोग से हम लोग, मैं मेरठ में था, तो निर्वाचन आयोग से स्याही जाता है, जो उंगली में नहीं लगता है, स्याही जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप अपना कन्विंस कर लीजिए, जितना पैसा लगेगा उतना पैसा निर्वाचन आयोग दे देता है, 1000 1500 जितना लिख के दे देंगे सब मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने ज़्यादा समझदारी दिखा दिया। वो व्यक्ति क्या किया कि जिसको सौंपा गया वो व्यक्ति अपना बस से आया और स्याही का जो बोरा था, विधानसभा के चुनाव की बात बता रहा हूँ, स्याही का जो बोरा था वो बस में रखा और मेरठ के लिए बस चली। अब बोरा भूल गया और उसके बाद अपना ऑफिस पहुंचा, वो तो बस गई, कहीं की बस रही होगी, चली गई होगी, ढूंढा डाला नहीं मिला, ऑफिस पहुंचा, एकदम आंसू, एकदम हालत उनका खराब कि स्याही गायब। अब स्याही गायब तो क्या होगा, दिमाग तो बहुत खराब हुआ। फिर उसके बाद हम लोग वहीं सीधा आए, किसी तरह रिक्वेस्ट किए, यहाँ पर दे दा के मामले को निपटाए, हर जगह चलता है ना। तो मान लीजिए सब करिए किसी तरह मामला निपटा, दूसरा स्याही मिला तो सबका कल्याण हुआ। पूरा स्याही का बोरा ही गायब, बस उस तरफ ढूंढवाया गया, मिला ही नहीं। तो द्वितीय चरण का मतलब उसको संसाधन को भी देखा जाएगा। अब देखिए, मनरेगा पूरे भारत में नहीं लागू हुआ था पहले, केवल 100 गांवों में लागू हुआ था, याद होगा। तो अब जो पॉलिसी बनी है तो हम लोगों को कुछ क्षेत्रों की पहचान हम लोग करते हैं कि उस क्षेत्र में हमको लागू करना है, क्योंकि हर जगह लागू करेंगे तो नहीं हो सकता। जहां आसानी से लागू हो जाए पहले वहां लागू किया जाएगा।
हाँ, पायलट प्रोजेक्ट उसी को कहा जाता है, द्वितीय चरण को। अब इसके बाद जो व्यवहारिक पहलुओं का निर्धारण किया जाता है, व्यवहारिक पहलू का मतलब कि जैसे मान लीजिए मनरेगा लागू करना है, तो चलिए भाई जो जो छोटा मोटा जिम्मेदारी है सब किस प्रकार से, क्योंकि सिद्धांत तो व्यवहार में बार बार बताता हूँ अंतर आता है। तो अब यहाँ पर व्यवहारिक पहलुओं का निर्धारण करके संसाधनों का आवंटन कर दिया जाएगा, और उस संसाधनों का आवंटन करके सब एकदम अब सिस्टम बन जाएगा। इस पूरी व्यवस्था को द्वितीय चरण कहते हैं। दो लाइन लिख दीजिए। इसमें लोक नीति को विभिन्न खंडों में बांटा जाता है। लोक नीति को विभिन्न खंडों में बांटा जाता है। उपलब्ध संसाधनों को देखा जाता है। उपलब्ध संसाधनों को देखा जाता है। उपलब्ध संसाधनों को देखा जाता है, भाई हमारे पास रिसोर्स कितना है, उपलब्ध संसाधनों को देखा जाता है। और कुछ क्षेत्रों की पहचान की जाती है। कुछ क्षेत्रों की पहचान की जाती है। कुछ क्षेत्रों की पहचान की जाती है। व्यवहारिक पहलुओं का निर्धारण करके, व्यवहारिक पहलुओं का निर्धारण करके संसाधन का आवंटन कर दिया जाता है। संसाधन का आवंटन कर दिया जाता है। तृतीय चरण, संसाधन का आवंटन कर दिया जाता है। अब तृतीय चरण, अब देखिए, अब तो क्षेत्र की पहचान हो गया, क्षेत्र चिन्हित हो गया है कहां पर हमको लागू करना है। अब नीति से प्रभावित होने वाले क्षेत्र, जो वहां पर लोग रहते हैं, जो समुदाय का व्यक्ति रहता है, अब उसको जो है उसके बारे में ध्यान दिया जाता है। तो यहां पर जो है उस क्षेत्र के बारे में सही सूचना प्राप्त करना, वहां पर सही जो आंकड़ा है वो भी प्राप्त करना, उसको सब एकत्रित किया जाता है। अब बैठ के ये देखा जाता है कि यदि इस पॉलिसी को हम इस क्षेत्र में लागू करेंगे, क्योंकि वहां की सूचना प्राप्त हो चुकी है, तो यहां हम यदि लागू करेंगे तो इस क्षेत्र पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या यहां पर समस्या आ सकती है लागू करने में, लोगों का क्या सोच है, इस तरह के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श हो जाएगा लागू करने से पहले। भाई हमें कहते हैं कि वहां का जब हमारे पास आंकड़ा आ गया है तो हम विश्लेषण कर सकते हैं, तो विश्लेषण कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग तृतीय चरण कहते हैं। लिख दीजिए दो लाइन। नीति से प्रभावित होने वाले क्षेत्र, नीति से प्रभावित होने वाले क्षेत्र, नीति से प्रभावित होने वाले क्षेत्र आब्लिक समुदाय, नीति से प्रभावित होने वाले क्षेत्र आब्लिक समुदाय के संदर्भ में, भाई मान लीजिए कोई क्षेत्र है तो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको हम लोग समुदाय लिख देते हैं। क्षेत्र आब्लिक समुदाय के संदर्भ में आवश्यक सूचना एकत्रित किया जाता है। आवश्यक सूचना एकत्रित किया जाता है और प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। देखिए आप लोग सिलेबस ध्यान से पढ़िए। सिलेबस में देखिए लिखा है ना, सरकारी नीतियां विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन। अभिकल्पन का मतलब लिखा होगा नीचे एजेंसी लिखा होगा या डिजाइन लिखा होगा, कि डिजाइन लिखा होगा। फिर लिखा है क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। ये बताइए क्रियान्वयन के कारण जो समस्या, क्रियान्वयन में जो समस्या उत्पन्न होगा, चाहे तमाम चीज जो होगा, तो बिना क्रियान्वयन का चरण जाने कैसे समस्या लिखा जाएगा, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अब पहला टॉपिक थ्योरेटिकल है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है। अब देखिए, अब इसके बाद आता है चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण, अब देखिए चौथे चरण का मतलब है कि अब तीनों चरणों से सब सूचना एकत्रित हो गया, संसाधन का आवंटन हो गया, सब खूब लोग समझ भी बना लिए, खूब विश्लेषण भी कर लिए। अब इन सब चीजों को जानकर अब तो लागू करना है। तो जब लागू किया जाता है तो आप लोग पढ़ते हैं कि इथिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है कानून, कानून के भीतर बनता है नियम, और नियम के भीतर बनता है उपनियम, उपनियम के भीतर बनता है विनियम, यही तो बनता है। तो आप देखते हैं अब जब लागू करना है तो कुछ नियम बनेगा, कुछ उपनियम बनेगा, क्योंकि विभागित, विभाग और उप विभागित तो नियम उपनियम बनाते हैं, कोई विधायिका थोड़ी बनाती है, अपने हिसाब से नियम वो बना दिया जाता है। तब नियम उपनियम बनाकर और फिर इसको लागू कर दिया जाएगा। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दिया जाता है कि चूंकि आजकल एनजीओ को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जब नीति को लागू किया जाता है तो कुछ एनजीओ को उसमें जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एनजीओ वाला उसी क्षेत्र का रहता है तो उसको व्यवहारिक अनुभव रहता है, तो वो थोड़ा सा मार्गदर्शन ठीक ढंग से कर पाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी महकमा से लोग सही बात नहीं बताते हैं,
आप मान लीजिए अधिकारी बन जाएंगे, गांव में जाएंगे ना, अब मीटिंग करेंगे, आप पूछेंगे कि बताइए क्या क्या समस्या है, तो लोग क्या बोलेंगे? समस्या बताएंगे ना? कुछ नहीं बताते हैं। बोले अधिकारी से समस्या मत बताना, फंसा देगा। किसी का समस्या भी है ना, वो भी बताने को राजी नहीं होता है। आप कितना भी प्यार से बोलेंगे नहीं, आप बताइए क्या क्या समस्या, लिखो भाई इनका समस्या। नहीं साहब, हम लोग के गांव में कोई समस्या नहीं, वो बताने को कोई राजी नहीं, क्योंकि उनको अधिकारियों से डर लगता है, उनको लगता है फंसा देगा ये हमको, 2 दिन बाद हम जेल में दिखाई देंगे। तो ये जो मनोवृत्ति है भारत की, इसीलिए एनजीओ को जोड़ा जाता है कि एनजीओ वाला वहीं पर बैठ के गांव देहात में उनके हिसाब से बातचीत करके उनको सेटिंग वोटिंग कर लेगा कि ये योजना लागू हो रहा है। 2 लाइन लिख दीजिए। तीनों चरणों से गुजरने के बाद वास्तविक पहलुओं को जानकर, तीनों चरणों से गुजरने के बाद वास्तविक पहलुओं को जानकर नीति क्रियान्वयन के लिए, वास्तविक पहलुओं को जानकर नीति क्रियान्वयन के लिए नियम, उपनियम आदि बनाया जाता है। जानकर नीति क्रियान्वयन के लिए नियम, उपनियम बनाया जाता है और आवश्यक होने पर, जानकर नियम, उपनियम बनाया जाता है और आवश्यक होने पर एनजीओज को भी जोड़ा जाता है। आवश्यक होने पर गैर सरकारी संस्थाओं को भी जोड़ा जाता है। नियम, उपनियम बनाया जाता है और आवश्यक होने पर एनजीओज को भी जोड़ा जाता है और नीति को क्रियान्वित किया जाता है, और नीति को क्रियान्वित किया जाता है। एनजीओ को भी जोड़ा जाता है और नीति को क्रियान्वित किया जाता है। अब भूल गए तो कोई बात नहीं, भूल गए तो जितना समझ में आया है, तो जितना समझ में आया उसी को 7-8 लाइन लिख दीजिएगा। 4 लाइन भूमिका लिखिएगा और 7-8 लाइन सेट कर दीजिएगा। यदि ये चार्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, न याद हो तब भी कोई समस्या नहीं। एक सामान्य समझ तो बना ही रखिए भाई। ये बताइए, कम से कम इतना तो समझ बन गया ना कि कोई पॉलिसी लागू करना है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका अध्ययन होगा, और अध्ययन होगा उसके बाद जो है, जो भी उप विभाग संबंधित है उससे उनसे स्पष्टीकरण ले लिया जाएगा, विचार विमर्श हो जाएगा, सब जो भी मान लीजिए भ्रम भ्रम का स्थिति है सब दूर हो जाएगा। अपनी भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि चरण भूल गए तो कोई बात, एक ही पैराग्राफ में सेट करके 7-8 लाइन लिख दीजिए, वो समझ लेगा अपने हिसाब से। क्योंकि आप मान लीजिए पैरा चेंज करेंगे तो खतरा हो जाएगा, क्योंकि एक चरण का दूसरे चरण में मिल जाएगा तो वो तो सेट करके रखा हुआ है, गलत काट देगा। तो आप एक क्रम से ही लिख डालिएगा जितना याद आ जाए, उसी में इसके बाद कर करके अपना लिख डालिएगा, हो गया। जितना लिखा है सही। क्यों? क्योंकि देखिए मैं बार बार कहता हूं कि 20 प्रश्न में से आपको 15 क्वेश्चन अच्छा से आएगा, 5 क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 5 क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन लिख के आना है, कोई प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि मान लीजिए 10 नंबर में नहीं 5 नंबर देगा, 3 नंबर देगा, 3.5 देगा, तो 3-3 नंबर जो बढ़ेगा वो हम लोग के लिए काम का चीज होगा। छोड़ने से अच्छा सब लिख के आना। अब इसका चलिए समस्या, नीति क्रियान्वयन की समस्या। नीति क्रियान्वयन की समस्या, पहली समस्या देखिए, नीतियों के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा हमारे यहाँ जो है, एक तो मान लीजिए बुनियादी ढांचे का भी कमी है, लागू करने वाली जो एजेंसियां हैं उनकी उदासीनता भी है, और लोग जो है जागरूक भी नहीं होते हैं। लोगों को सही बात बताइए तो मानता थोड़े नहीं। लोगों को सही बात बताएंगे कि मनरेगा ये पॉलिसी है, इसमें जुड़िए, अपना नाम लिखाइए, बैंक में अकाउंट खोलिए, तो भी एक समस्या आ रहा है। नंबर 1, नीतियों के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचे की कमी है। नीतियों के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा बुनियादी ढांचे की कमी है। बुनियादी ढांचे की कमी है। बुनियादी ढांचे की कमी है। लोगों की जागरूकता कम है। लोगों की जागरूकता कम है। जागरूकता अवलिक सक्रियता, लोगों की जागरूकता अवलिक सक्रियता कम है। और लागू करने वाली एजेंसियां भी उदासीन व्यवहार करती हैं। लागू करने वाली एजेंसियां भी उदासीन व्यवहार करती हैं। लागू करने वाली एजेंसियां भी उदासीन व्यवहार करती हैं। अरे एग्जाम्पल समझिए, आधार कार्ड मान लीजिए है, सरकार ने निर्णय लिया कि आधार कार्ड बनेगा, ठीक। अभी बताइए आधार कार्ड बनेगा तो जो जो संस्था बनाया गया था आधार कार्ड बनवाने का, उनका क्या जिम्मेदारी था कि कोई व्यक्ति मान लीजिए लाइन में बेचारा खड़ा होकर पहुंचा। हम लोग को याद है आज के 15-20 साल पहले जो वोटर आईडी कार्ड बनता था वो तहसील में बनता था, तो तहसील में लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे, और तहसील में जो है
एक जो है खिड़की बनी रहती थी, फार्म 6, फार्म 6A, फार्म 7, फार्म 8, ऐसे खिड़की पर लिखा रहता था। और सब लोग जाते थे, सबको फार्म दे दिया जाता था और फार्म लेकर लोग घूमते रहते थे, पूरे दिन भरवाते रहते थे। अच्छा, बैंक का अकाउंट खोले होंगे ना, तो बैंक का फार्म कितना आसान होता है भरना। बैंक का फार्म आसान होता है कि नहीं भरना। SBI में PNB का बैंक का भरने का फार्म चले जाइए खाता खुलवाने के लिए, वो 2 पेज में जो लिखा होगा उसको लेंस से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिए, इतना छोटा छोटा लिखा होगा, क्या लिखा है भगवान जाने क्या लिखा है। आम व्यक्ति तो नहीं समझ सकता उसको, केवल इतना ही समझता है कि नाम कहाँ लिखना है, एड्रेस कहाँ लिखना है, और उसके बाद बेचारा नाम एड्रेस लिख कर मैनेजर साहब के साथ घूमता रहता है कि साहब देखिए इसको और क्या भरना है। अब मैनेजर साहब कुछ देर के बाद उसी फार्म को लेकर, जब घूम टहल लेते हैं आप, उसी फार्म को लेकर मैनेजर साहब देखिए काट कर NA नॉट एप्लीकेबल ऐसे ऐसे करके यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, जाइए हो गया, 2000 जमा करिए। अब उस समय कितना कष्ट होता है कि सब काट पीट करना था। आधे घंटे से मैं टेंशन में फार्म लेके घूम रहा हूँ कि कहाँ पर क्या भरना है। तो सरकारी महकमा में एक समस्या ये भी है कि अधिकारियों का जो विशिष्ट वर्गीय चरित्र है, अधिकारी सामंतवादी प्रवृत्ति रखता है ना। 90% अधिकारियों का बुरा हाल है, सामंतवादी प्रवृत्ति रखता है। अब जिले में जाइए मिलने के लिए, अधिकारियों से जाएंगे मिलने के लिए, बोलेगा बिना अपॉइंटमेंट के कैसे आ गए, जाइए बाद में आइएगा। तो ये विशिष्ट वर्गीय जो चरित्र, उनका सामंतवादी जो चरित्र है, अधिकारी सीधे जनता के संपर्क में नहीं आना चाहते। तो ऐसी स्थिति में जो है, और जनता के सामाजिक मनोविज्ञान को भी अधिकारी नहीं समझना चाहता है, अधिकारी से कोई लेना देना नहीं। तो आप देखते हैं कि कुछ ही अधिकारी 2-4% ऐसे होंगे जो बैठा के पानी नहीं पिला के आपसे बातचीत कर सकते हैं, बाकी अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नीति क्रियान्वयन करने में समस्या आती है कि आप जनता के मनोविज्ञान को समझिए कि भाई, अब हम लोग जब वहां पर ड्यूटी लगा इधर उधर, तब हम लोग को लगा कि क्या मजाक है, बताओ 6 फार्म 5 व्यक्ति सब घूम रहे हैं। तब हम लोग जब मीटिंग हुआ लखनऊ में, तब हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा मंत्री जी से कि साहब देखिए ऐसे बन नहीं पाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है कि हर काउंटर पर जो फार्म है वहाँ पर एक टेबल बनवाइए, वहाँ 4-4 5-5 लोगों को बैठवाइए, जिससे लोग गांव से आते हैं तो उनका फार्म भर सके। तो कुछ दिनों तक वो चला। फिर उसके बाद लोग जा जाकर गांव में वोटर ID कार्ड बनवाए थे, जो BLO की ड्यूटी लगती है, बूथ लेवल ऑफिसर, उनकी ड्यूटी लगती है। फिर उससे भी समस्या उत्पन्न हुआ, तब इंटरनेट के माध्यम से बन जाता है। तो मान लीजिए धीरे धीरे सुधार हुआ ना। तो अब सुधार हुआ तो इसका मतलब कि जो अधिकारी सक्रिय रहा, सुझाव देता रहा, बताता रहा कि फला गलती हो गया, तब तो सुधार हो गया। लेकिन हम लोग के यहाँ अभी भी अधिकारियों की मानसिकता दूसरे तरह की है, जिसके कारण कोई अच्छी नीति है वो भी ढंग से लागू नहीं हो पाता। नंबर 2, अधिकारियों का विशिष्ट वर्गीय चरित्र, अधिकारियों का विशिष्ट वर्गीय चरित्र समस्या बन रहा है। सामान्यतः अधिकारी सीधे जनता के संपर्क में नहीं आता, सीधे जनता के संपर्क में नहीं आता, और न ही जनता के सामाजिक मनोविज्ञान को समझता है। अधिकारी सीधे जनता के संपर्क में नहीं आता और न ही जनता के सामाजिक मनोविज्ञान को समझता है, और न ही जनता के सामाजिक मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करता है, जो भी लिखिए, और न ही जनता के सामाजिक मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करता है। बहुत सारे, तो आप नौकरी में 1 साल 2 साल रहेंगे, ट्रांसफर होता रहता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट पे हम लोग काम किए, इधर उधर घूमते टलते रहेंगे। नहीं, बढ़िया, बहुत सारे अधिकारी अच्छे मिले जिन्होंने हम लोग को सिखाया। बहुत सारे लोग हम लोग को सिखाए भी। बहुत सारे अधिकारी हम लोग भी, मान लीजिए जो लोग बच्चा लोग नया विशेष में आता था, एलाइड में ज्वाइन करता था, उसको हम लोग भी सिखाते थे, बाबू बैठो, देखो जीवन में तुम्हें काम आना चाहिए, करो कम चाहे ज़्यादा, लेकिन काम सब चीज़ आना चाहिए तुम्हें। देखो ये फाइल ऐसे पढ़ा जाता है, पीछे से घटनाक्रम ऐसे अनुमोदन। तो मान लीजिए एक्चुअल में क्या है कि एक शादी विवाह तो मान लीजिए हमारा हो गया, और जब सरकारी आप नौकरी करते हैं तो एक दूसरी शादी होती है डिपार्टमेंट से, उससे भी उतना ही लगाव होता है जितना हमको पत्नी से लगा, उतना उस डिपार्टमेंट से भी लगाव है कि किसी कीमत पर जो है वो डिपार्टमेंट का काम खराब नहीं होना चाहिए, और जो लोग आए हैं उनको भी सिखाना है। आप लोग जब नौकरी करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप लोगों को लगेगा कि नहीं, हमारा एक शादी डिपार्टमेंट से भी हो गया है, क्योंकि लगाव हो जाता है।
अब इतने दिन तक आप रहेंगे तो लगाव तो होगा। हाँ, वो ऑफिशियल सिगरेट एक्ट 1923 का एक किताब मिलेगा इतना मोटा सा, उसमें सब लिखना पड़ेगा आपको कि आपके पास कितना। आजकल तो हर साल भी जमा करना पड़ता है लिखकर, आजकल तो हर साल का नियम आ गया गैजेटेड अफसर के लिए, हर साल। तो उसमें आपको लिखना पड़ता है कितनी संपत्ति है, कितना जमीन है, कितना गहना है, क्या क्या सब ब्यौरा सब लिखना पड़ता है। अब चलिए नंबर 3, तीसरी समस्या। पहले एक काम खत्म कर लीजिए बनने का, बाकी सब आ जाता है। आप तो बस बन जाइए, उसके बाद सब सिखा देते हैं। आप कभी जीवन में रिवॉल्वर नहीं चलाना जानते होंगे, राइफल नहीं चलाना जानते होंगे, गाड़ी नहीं चलाना जानते होंगे, सब आपको परफेक्ट करके सब छोड़ेंगे, सब परफेक्ट कर देते हैं। आप जब ट्रेनिंग वोनिंग करके आएंगे IAS PCS के, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, हाँ वास्तव में अधिकारी है, सब जानता है, कोई पागल नहीं बना सकता है। इतना तो सिखाई देंगे, बाकी हम लोग का काम है जल्दी से पढ़कर उधर चले जाना। अब जरा देखिए, तीसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो है समाज की जो मानसिकता है कि आर्थिक रूप से जो संपन्न व्यक्ति है, या मान लीजिए जिसको सरकारी योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए, वही लोग सरकारी योजना का लाभ ले लेते हैं। देखते तो गांव में 5 किलो अनाज कौन ले रहा है, देख तो रहे हैं, लोग लाइन में लग के लेते हैं, वहीं बेच के चले जाते हैं। तो ये बताइए, ये भी तो एक समस्या आ गई कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो है जो संपन्न व्यक्ति है जिसको योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए, वो लोग भी सब्सिडी लेना शुरू कर देते हैं, जिससे वास्तव में निचले स्तर पर जिसके लिए योजना लागू किया गया, नीति बनाया गया, वो वास्तव में उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और फिर हमारे यहाँ जो मध्यस्थता वाला चक्कर है, हर जगह सीधे अधिकारी से न मिलकर बीच में नहीं पकड़ते हैं किसी को कि हमारा DL बनवा दीजिए। DL बनवाने में क्या दिक्कत है भाई, जाके फार्म भर लीजिए, जाके अपना टेस्ट दे लीजिए, इतने पढ़े लिखे हैं, क्यों इसको पैसा दे रहे हैं 3-4 हज़ार रुपये। लेकिन आप ही लोग में से बहुत सारे लोग 2-3 हज़ार रुपये दे के बनवाए होंगे, जबकि सिंपल कार्य है भाई, गए इंटरनेट से फार्म भर दीजिए, उस पर लर्निंग का मिल जाएगा, 1 महीने के बाद डेट पड़ जाएगा, जाइए गाड़ी चला लीजिए, नहीं होंगे पास फिर 10 दिन बाद बुलाएगा, हो जाएगा, बन जाएगा। क्यों किसी को घूस दे रहे हैं, सामान्य सा प्रक्रिया है। लेकिन हम लोग की मानसिकता है कि जब तक पैसा नहीं दे देंगे तब तक लगता है कि काम होगा ही नहीं। तो यहां पर जो मध्यस्थता वाले करने वाले लोग हैं, उनके कारण भी समस्या उत्पन्न होती है। नंबर 3, आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग सरकारी योजनाओं का लाभ स्वयं लेने लगता है। आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग सरकारी योजनाओं का लाभ स्वयं लेने लगता है, और दूसरी ओर मध्यस्थ लोगों की भूमिका भी नीतियों को प्रभावित करती है। मध्यस्थ लोगों की भूमिका भी नीतियों को प्रभावित करती है। देखिए, मध्यस्थ लोगों की भूमिका भी नीतियों को प्रभावित करती है। मध्यस्थता जो होता है वो भी एक समस्या है भारत में। आप किसी ऑफिस में, मैं देखा हूं कि आप किसी काम को कराने के लिए गए, जब तक आप पैसा नहीं दे लेते हैं तब तक आपको लगता है कि हमारा काम ही नहीं होगा। ये भी एक मनोवृत्ति मैं देखा हूं कि जब तक 10-5 हज़ार पकड़ा नहीं देंगे, अरे रख लीजिए सर। और अधिकारी बोला, अरे नहीं जरूरत है यार, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं साहब, रख लीजिए। तो जो हम लोग की मानसिकता है कि जब तक वो पैसा रखेगा नहीं तब तक काम नहीं करेगा, तब तक भ्रष्टाचार। अधिकारी तो बढ़ावा दे रहा है, एक समस्या है, या आप भी तो बढ़ावा दे रहे हैं, मना कर रहा है तभी आप मानने को राजी नहीं है, पकड़ा कर ही जा रहे हैं। अरे साहब कर्टसी है, रखिए, शिष्टाचार है। ये बताइए, समाज में ये भी तो फॉल्ट है, जो कह रहा है कि हो जाएगा तो क्यों परेशान पैसा देकर। और फिर एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि हम लोग क्या, हर चीज में राजनीति होती है, केंद्र राज्य के मध्य संघर्ष, नीतियों में राजनीतिक हस्तक्षेप कर देना, तो राजनीतिक पहलू भी अच्छी पॉलिसी को लागू करने में समस्या। जैसे मान लीजिए मनरेगा है, तो चलिए कांग्रेस की योजना थी, अब बीजेपी शासित राज्यों में मनरेगा को दबा दिया जाता है, देखे होंगे व्यवहार में। तो राजनीतिक रूप से भी नीतियां हमारे यहाँ प्रभावित हो जाती है, अच्छी नीतियां भी ढंग से लागू नहीं हो पाती। लिख दीजिए, नीतियों के क्रियान्वयन में, अगला पॉइंट, नीतियों के क्रियान्वयन में राजनीतिक हस्तक्षेप भी दिखाई देता है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी दिखाई देता है। और साथ ही सामाजिक परिस्थितियां,
डैश उग्रवाद, नक्सलवाद, सामाजिक परिस्थितियां, उग्रवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद भी इसे प्रभावित करती हैं, क्षेत्रवाद भी इसे प्रभावित करती हैं। मतलब राजनीतिक सहयोग की जगह पर जो है राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई नीति है तो नीति का क्रियान्वयन जो है वो करने में मान लीजिए केंद्र राज्य के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गया, थोड़ी बहुत समस्या तो रहेगा ही, लेकिन उसको राजनीतिक जो उसमें आवेशन कर दिया जाता है, उस राजनीतिक आवेशन से जो है वो समस्या ज्यादा जटिल बन जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो अब सबसे बड़ी एक समस्या हम लोग के यहाँ है कि विभागों का समन्वय भी नहीं है। भारत में व्यवहारिक समस्या भी है, जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ विभाग है, मंत्रालय है, उप विभाग है, कार्यालय है। अब चकबंदी ऑफिस में चले जाइए, सेल टैक्स में चले जाइए और जाकर बोलिए कि साहब हमको जो है हमारा जमीन वाला काम गड़बड़ हो गया था, कहाँ ठीक होगा। उस कार्यालय को बताना चाहिए ना कि सामने वाली जो बिल्डिंग है उसमें फर्स्ट फ्लोर पर कार्यालय है, यहीं चले जाइए। वो बोलेगा यहाँ कैसे चले आए। सहयोग का भाव भी नहीं है। वो व्यक्ति चाहे तो सहयोग कर दे, उसमें कौन सी बात है, फोन नंबर तुरंत दे देगा, हर अधिकारी का फोन नंबर रहता है, फोन कर देगा, अरे भाई एक व्यक्ति का जमीन का है, ये सामने भेज रहा हूं, किसी को भेज दीजिए नीचे। तो ये एक और लिखिएगा, जगह छोड़िए। विभागों में समन्वय और जो संस्थागत जो क्षमता है, विभागों में समन्वय का अभाव, छोटा सा पॉइंट बनाइए, मैं लिखवाया था, विभागों में समन्वय का अभाव। अगला समस्या, विभागों में समन्वय का अभाव तथा संस्थागत क्षमता में कमी, संस्थागत क्षमता में कमी। अब जो सुझाव पूछता है तो एआरसी में सुझाव दिया है, जो सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट है उसमें सुझाव दिया है, उसी में से 3-4 लिखवा देता हूं। और पढ़ना होगा तो एआरसी की रिपोर्ट तो होगी ही, पढ़ सकते हैं, लेकिन 3-4 लिख लीजिए सुझाव, उसी में सबसे बढ़िया सुझाव लिखा है। पहला चीज देखिए, सबसे पहला चीज तो ये होना चाहिए कि जब मान लीजिए नीति के क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए और उत्तरदायित्व का निर्धारण, कोई असमंजस न हो। देखिए कोई भी समस्या हो जाता है तो कौन अधिकारी उत्तरदायी होता है, कोई नहीं, अंत में डीएम साहब ही सस्पेंड होते हैं। हमारे यहाँ डीएम साहब ही सस्पेंड होते हैं। कोई मालिक इस छोटे अधिकारी से बोलेंगे, नायब तहसीलदार बोलेगा, क्या बोलेगा, तहसीलदार साहब ने बोला है, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब बोले हैं, एडीएम साहब बोले हैं, अंततः जाके डीएम साहब के ऊपर ही गाज सब गिरना है। तो आप देखते हैं कि स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए कि भाई फला अधिकारी का ये जिम्मेदारी है कि फला चीज क्यों नहीं पूरा किया गया। नंबर 1, नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को, नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में, नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में, पहला सुझाव, नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में संस्थाओं को उत्तरदायी बनाया जाए, संस्थाओं को उत्तरदायी बनाया जाए। देखिए नीति निर्माण और नीति का क्रियान्वयन, इन दोनों चीजों को अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति नीति बनाता है उसको यदि नीति को लागू करने की जिम्मेदारी सौंप देंगे तो निष्पक्षता नहीं रह जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाएगा। मैं पढ़ाता हूं, हमको मान लीजिए कह दिया जाए कि बताइए कौन कौन आईएएस बन सकता है, तो हम तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे ना। इसीलिए हम लोग पढ़ाते हैं, यूपीएससी टेस्ट लेता है, तभी तो परीक्षण होता है मास्टर लोगों का कि क्या पढ़ाए हैं। किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी ना, मास्टर साहब पढ़ा दिए, एग्जाम दे के चले आइए, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि मास्टर साहब की क्या स्थिति है। इस फील्ड में बहुत अच्छा नियम है, पढ़ लीजिए, पढ़ के परीक्षा दे के जब पेपर आ जाएगा तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि मास्टर साहब पढ़ाए क्या थे। तो आप देख रहे हैं हम लोग क्या दोनों को मिला दिया गया, नीति जो बनाया उसी को लागू करने की भी कुछ जिम्मेदारी दे दिया गया, उसके कारण वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है ना, उसमें फॉल्ट आ जाता है। नंबर 2, मैं अपने मन से नहीं लिखवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, एआरसी में लिखा हुआ है, उसी में से मैं लिखवा देता हूं 2-3। नंबर 2, नीति क्रियान्वयन तथा नीति निर्माण की प्रक्रिया को अलग किया जाए, नीति क्रियान्वयन तथा नीति निर्माण की प्रक्रिया को अलग किया जाए, नीति निर्माण तथा नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया को अलग किया जाए। जैसे लागू करने के लिए अलग से एजेंसियों का गठन किया जाए,
लागू करने के लिए अलग से एजेंसियों का गठन किया जाए। लागू करने के लिए अलग से एजेंसियों का गठन किया जाए। लागू करने के लिए अलग से एजेंसियों का गठन किया जाए। ऐसे प्रकार देखिए, जो कौशल विकास कार्यक्रम हमारा चल रहा है, सेकेंड ARC ने कहा था कि कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाए, जिससे कोई पॉलिसी लागू हो रहा है तो कम से कम जो लोग लाभान्वित होने वाले लोग हैं वो लोग कम से कम जो है वो धीरे धीरे प्रशिक्षित हो जाए। नंबर 3, कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से, नंबर 3, कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, जिससे मानव संसाधन की क्षमता बढ़ सके, जिससे मानव संसाधन की क्षमता बढ़ सके। कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, जिससे मानव संसाधन की क्षमता बढ़ सके। अब देखिए, ARC ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भाई कोई भी हम लोग पॉलिसी जब लागू करते हैं तो बीच में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी लागू हो रही है, अब बीच में न्यायपालिका का हस्तक्षेप होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना, व्यवधान आ जाता है, उससे लागत भी बढ़ जाता है। लिख दीजिए एक लाइन कि किसी नीति कार्यक्रम को लागू करने के क्रम में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लागू करने के क्रम में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन, प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था हो। प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था हो। प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था हो।